सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो है एक्सप्लेन रिलेशनल अलजेब्रा विथ एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल नहीं बोला, रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्लेन करने बोला। तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या रहता है पता है क्या? जो हम लोगों का एक्चुअल क्वेरीज है ना उसको अल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसको रिलेशनल अलजेब्रा बोलते हैं। तो पहला जो ऑपरेटर है उसको क्या बोलते हैं? सेलेक्ट बोलते हैं। तो ये जो सेलेक्ट है ना ये बेसिकली क्या करने के लिए काम आता है पता है क्या? ये ये यूज करके ना मैं वेयर क्लॉज वाली चीजें कर सकता हूं। अगर मुझे चाहिए पूरे स्टूडेंट जो कल्याण में रहते हैं, मुझे क्या चाहिए? पूरे स्टूडेंट जो कहां पे रहते हैं? कल्याण में रहते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा सेलेक्ट, मतलब सेलेक्ट वाला जो ऑपरेटर है वो लिखूंगा। मुझे कल्याण के स्टूडेंट चाहिए तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? सिटी इक्वल्स टू कल्याण डालूंगा। और फिर यहां पे क्या लिखूंगा? कौन से टेबल से ये डेटा चाहिए मुझे? स्टूडेंट टेबल से। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? स्टूडेंट। तो अभी ये लिखने से क्या मिलेगा मुझे? ये लिखने से क्या मिलेगा मुझे? स्टूडेंट टेबल का पूरा डेटा मिलेगा, मगर कौन से स्टूडेंट्स का? जिनका सिटी क्या है? कल्याण है। तो इसको प्रेडिकेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। सिलेक्शन ऑपरेटर में जो रहता है ना एक प्रेडिकेट रहता है, मतलब बेसिकली प्रेडिकेट मतलब कंडीशन रहता है जिसके बेसिस पे वो सेलेक्ट करता है, जिसके बेसिस पे डेटा वो सेलेक्ट करके लेके आता है। समझ में आया क्या सिलेक्शन ऑपरेटर का काम? बेसिकली सेलेक्ट ऑपरेटर क्या करेगा? प्रेडिकेट के बेसिस पे डेटा लेके आएगा। प्रेडिकेट मेरा क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। प्रेडिकेट मतलब कंडीशन, वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है। अगर उन्होंने बोला कि मुझे वैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जो पास हुआ है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? रिजल्ट इक्वल्स टू पास। और यहां पे क्या आ जाएगा? स्टूडेंट। तो इसको सिलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिलेक्शन। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यही तरीका है, यही तरीका है उसको लिखने का। समझा क्या? ये पहला पहला ऑपरेटर है, रिलेशनल अलजेब्रा का पहला ऑपरेटर है। दूसरा ऑपरेटर कौन सा है? दूसरा ऑपरेशन है, ऑपरेटर है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्शन करके प्रोजेक्ट बोलते हैं उसको, बेसिकली प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रोजेक्शन क्या करता है पता है क्या? पूरे टेबल के डेटा में से मुझे जो कॉलम चाहिए ना वो मैं बता सकता हूं। मेरे पास पूरे टेबल में कितने कॉलम है? 10 कॉलम है, मगर मुझे क्या चाहिए? नाम और फोन नंबर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? प्रोजेक्शन ऑपरेटर लिखूंगा और क्या लिखूंगा? नेम कॉमा फोन। और फिर यहां पे क्या लिखूंगा? स्टूडेंट। तो क्या लेके आएगा वो? स्टूडेंट टेबल में से क्या लेके आएगा? नाम और फोन नंबर। किसका लेके आएगा? सभी लोगों का। किसका लेके आएगा? सभी लोगों का। समझा क्या ये? समझा क्या ये? इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के बाद में नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है? यूनियन करके, सेट यूनियन करके। अभी यूनियन क्या करता है पता है क्या? दो टेबल है, दो टेबल है, वो दोनों टेबल का डेटा कंबाइन करके लेके आएगा। स्टूडेंट करके टेबल है जिसमें नाम एड्रेस फोन नंबर है। स्टूड वन करके टेबल है जिसके अंदर भी क्या है? नाम एड्रेस फोन नंबर। और मैंने यूनियन लगाया तो क्या मिलेगा मेरे को? एक टेबल में 10 रो है, दूसरे टेबल में 5 रो है, तो मुझे क्या मिलेगा? 15 रो। क्या मिलेगा मुझे? क्यों मिलेगा 15 रो? क्योंकि मैंने क्या यूज किया? यूनियन यूज किया। क्या यूज किया मैंने? यूनियन कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट, स्टूडेंट यू स्टूड वन। तो ये क्या ला के देगा मुझे? दोनों टेबल का, दोनों टेबल का कंबाइंड डेटा। दोनों टेबल का क्या ला के देगा? कंबाइंड डेटा। समझा ना ये? दोनों टेबल का क्या ला के देगा? ये कंबाइंड डेटा। मर्ज करके डेटा लाएगा। मर्ज करके मतलब बेसिकली एक टेबल में 10 रो है, दूसरे में 5 है, तो 15 रिकॉर्ड लेके आएगा। दूसरा जो है वो कौन सा है? डिफरेंस है। डिफरेंस है। डिफरेंस क्या ला के देगा? जो पहले टेबल में है और दूसरे में नहीं है। जो पहले में है और दूसरे में नहीं है। माइनस का मतलब क्या रहता है? जो पहले में है और दूसरे में नहीं है। जो अनकॉमन है वो ला के देगा। क्या ला के देगा? अनकॉमन। मतलब पहले टेबल में समझो 10 रिकॉर्ड है, दूसरे टेबल में 5 रिकॉर्ड है, पर पहले दूसरे टेबल का जो 5 रिकॉर्ड है ना, आ, नहीं, डिफरेंस मतलब क्या रहता है? 10 - 5 किया तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। वैसे ये डिफरेंस काम करता है। मतलब पहले टेबल में जो डेटा है माइनस दूसरे टेबल में जो डेटा है, जो बचेगा वो ला के देगा। डिफरेंस का मतलब क्या है? पहले टेबल में जो रिकॉर्ड है माइनस दूसरे टेबल का रिकॉर्ड करेगा, इसको डिफरेंस बोलते हैं। सेट डिफरेंस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेट डिफरेंस। समझ में आया क्या? तो अगर समझो पहले टेबल में 10 रिकॉर्ड है और दूसरे टेबल में 5 रिकॉर्ड है, 5 में से 3 रिकॉर्ड वैसे जो कॉमन है, तो कितना रिकॉर्ड ला के देगा? 7। जो अनकॉमन है। समझा क्या? इसको सेट डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेट डिफरेंस। समझा क्या? ये कैसे लिखेंगे? ये भी सेम वे में लिखेंगे, स्टूडेंट माइनस स्टूड वन। तो ये सेट डिफरेंस ला के देगा।
इसके बाद वाला कौन सा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि वो क्रॉस ज्वाइन करता है। क्रॉस ज्वाइन करता है मतलब अगर समझो एक टेबल में 10 रिकॉर्ड है, दूसरे में 5 रिकॉर्ड है, तो कितना लाके देगा? 50 रिकॉर्ड। कितना रिकॉर्ड लाके देगा? 50। हर एक रिकॉर्ड के लिए 5 रिकॉर्ड लाके देगा। इसको क्रॉस ज्वाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस ज्वाइन। इसका सिंबल कैसे है? क्रॉस की तरह। इसको क्रॉस ज्वाइन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। लास्ट जो है उसको क्या बोलते हैं? रीनेम। एक टेबल को दूसरे टेबल, एक टेबल का नाम दूसरे टेबल के नाम से रीनेम करने के लिए काम आता है। ये उसका ऑपरेटर है। समझा ना? ये 6 के 6। बोलो कौन से ऑपरेटर्स है? समझा ना? ये विथ एग्जांपल भी पूछ सकते हैं, ये विथ एग्जांपल भी पूछ सकते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द यूज ऑफ डिफरेंट बिटवीन क्लॉज। अभी इसके साथ में मतलब ऐसे ना 7-8 क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं। बिटवीन, लाइक, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, हैविंग, फिर उसके बाद में इन, एनी, ऑल, ये सब कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना? इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बिटवीन का पर्पस क्या पता है क्या? वो अगर मुझे 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 वैसे स्टूडेंट चाहिए जिनका परसेंटेज 80 और 100 के बीच में, तो मैं क्या यूज करूंगा? बिटवीन। मुझे वैसे स्टूडेंट चाहिए जिनका परसेंटेज किसके बीच में? 80 और 100 के बीच में, तो क्या यूज करूंगा मैं? बिटवीन। समझा ना? तो मैं क्वेरी कैसे लिखूंगा? मैं क्वेरी कैसे लिखूंगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेर 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 मार्क्स बिटवीन, वेर मार्क्स बिटवीन क्या लिखूंगा? 80 80 एंड 100 लिखूंगा। बिटवीन में कॉमा नहीं आता। उसका सिंटैक्स लिखोगे क्या? सिंटैक्स लिखो तो ज्यादा फायदा रहेगा तुमको। ठीक है ना? तो अगर मुझे वैसा स्टूडेंट चाहिए जिसका परसेंटेज 80 और 100 के बीच में, तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेर, मैं क्या करता हूं इसी क्वेरी में तुमको बाकी जो आ सकता है ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, सब बता देता हूं, तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है ना? तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेर, वेर में क्या लिखूंगा मैं? वेर वेर मार्क्स बिटवीन, तो लिखूंगा मार्क्स, फिर क्या लिखूंगा? बिटवीन लिखूंगा। फिर यहां पे क्या लिखूंगा? 80 एंड 100। तो मुझे किसका रिकॉर्ड मिलेगा? मुझे किसका रिकॉर्ड मिलेगा? वैसे स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट जिनका मार्क्स 80 और 100 के बीच में। अब तुमको क्वेश्चन कैसे आ सकता है पता है क्या एग्जाम में? वैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकाल के दो जिनका मार्क्स 80 और 100 के बीच में, तो यही क्वेरी लिखना है। या वैसे स्टूडेंट का, वैसे एम्प्लॉय का डेटा निकाल के दो जिनका सैलरी 10,000 और 15,000 के बीच में, तो उसके लिए भी क्या क्वेरी है? सेम। खाली चेंज क्या होगा? स्टूडेंट के बदले क्या आ जाएगा? एम्प्लॉय। मार्क्स के बदले क्या आ जाएगा? सैलरी। बाकी सब सेम। समझा क्या? इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछते हैं लाइक ऑपरेटर के ऊपर, और एक क्वेश्चन पूछते हैं लाइक ऑपरेटर के ऊपर, वो भी बता देता हूं। और एक क्वेश्चन पूछते हैं लाइक ऑपरेटर के ऊपर, तो वो कैसे रहता है? अभी मेरा स्टूडेंट करके टेबल है, उसमें मुझे क्या चाहिए? वैसा स्टूडेंट जिसका नाम आर से चालू होता है। वैसा स्टूडेंट जिसका नाम किससे चालू होता है? आर से। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अभी इसमें इसमें थोड़ा थोड़ा वो लोग क्या बोलते हैं कि वैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेके आओ जिसका नाम आर से चालू होता है, उनका नाम और फोन नंबर लेके आओ। तो फिर क्या लिखोगे? स्टार नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? नेम कॉमा फोन। क्या लिखोगे? नेम कॉमा फोन। वो लोग ने दिया है क्या चाहिए, वो लोग ने दिया है। वो लोग ने दिया कि पूरा रिकॉर्ड लेके आओ, तो क्या लिखोगे? स्टार। वो लोग ने बोला कि नाम और फोन नंबर लेके आओगे, तो क्या लिखोगे? नेम कॉमा फोन। फ्रॉम क्या लिखोगे? स्टूडेंट। फ्रॉम क्या लिखोगे? स्टूडेंट। अभी मुझे क्या चाहिए? स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिसका नाम किससे चालू होना चाहिए? आर से। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? वेर वेर नेम लाइक, फिर डबल कोट्स में क्या लिखूंगा? आर परसेंट। क्या लिखूंगा मैं? आर परसेंट। अभी ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका नाम आर से खत्म होता है, तो क्या लिखोगे? परसेंट आर लिखोगे। ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका दूसरा लेटर ए रहना चाहिए, अंडरस्कोर आर लिख सकते हो। मतलब अगर मैं, उन्होंने बोला कि आर परसेंट के बदले, मतलब पहला लेटर आर के बदले बोला लास्ट लेटर आर, तो क्या लिखोगे?
लास्ट लेटर आर बोला तो क्या लिखोगे? परसेंट आर। उन्होंने बोला कि दूसरा लेटर आर रहना, ए रहना चाहिए, तो क्या लिखोगे? अंडरस्कोर ए और फिर परसेंट, अंडरस्कोर ए फिर परसेंट। परसेंट भी आएगा ना? दूसरा लेटर क्या बोला उन्होंने? दूसरा लेटर क्या बोला उन्होंने? ए रहना चाहिए, तो पहला लेटर कुछ भी, दूसरा लेटर क्या? ए, उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ भी। परसेंट का मतलब क्या है? कुछ भी। परसेंट का मतलब क्या है? अंडरस्कोर का मतलब क्या है? एक कैरेक्टर कुछ भी। अंडरस्कोर का मतलब क्या है? एक कैरेक्टर कुछ भी। परसेंट का मतलब क्या है? कितने भी कैरेक्टर कुछ भी। समझा क्या ये? समझा क्या ये 100% क्वेश्चन आएगा तुम लोग को, क्वेरी में आएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। ये समझा क्या? लाइक समझा क्या सबको? तो लाइक किसके लिए यूज होता है? अभी तुमको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? पैटर्न मैचिंग एक्सप्लेन करो, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। पैटर्न मैचिंग किसका है? लाइक ऑपरेटर से ही पैटर्न मैचिंग होता है। पैटर्न मैचिंग बोला मतलब क्या करोगे? लाइक ऑपरेटर के बारे में लिखोगे। तुमको पैटर्न मैचिंग बोला मतलब तुमने आंसर नहीं लिखा, ऐसा हो जाता है। पैटर्न मैचिंग भी पूछा तो सेम ही लिखना है, लाइक ऑपरेटर के बारे में लिखना है। तो लाइक ऑपरेटर में दो स्पेशल कैरेक्टर है। कौन से दो स्पेशल कैरेक्टर है? परसेंट और अंडरस्कोर। परसेंट क्या करने के लिए काम आता है? मल्टीपल कैरेक्टर्स को इग्नोर करने के लिए काम आता है। अंडरस्कोर कितने कैरेक्टर को इग्नोर करता है? सिंगल कैरेक्टर। तो ये लिखो, परसेंट इज यूज्ड टू इग्नोर मल्टीपल कैरेक्टर, अंडरस्कोर इज यूज्ड टू इग्नोर सिंगल कैरेक्टर। समझा ना ये? तो दो चीज समझा तुमको, लाइक और बिटवीन समझा। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में इन करके, इन। तो इन क्या रहता पता क्या? इन क्या रहता वो भी दिखाता हूं मैं। ये रफ करूं क्या? इनके पहले ग्रुप बाय दिखा देता हूं, ग्रुप बाय। अभी ग्रुप बाय का पर्पस क्या रहता पता है क्या? समझो मुझे वैसा डेटा चाहिए कि फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर में कितने स्टूडेंट है, थर्ड ईयर में कितने स्टूडेंट है। तो कैसे समझेगा मुझे? फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट है ये पता करना है तो कैसे समझेगा? नहीं नहीं, नॉर्मली अगर मुझे पता करना है कि पहले साल में मतलब फर्स्ट ईयर के कितने स्टूडेंट है पता करना है तो कैसे करूंगा? काउंट करूंगा। सेकेंड ईयर में कितने स्टूडेंट है पता करना है तो किसको काउंट करूंगा मैं? सेकेंड ईयर में पता, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को। थर्ड ईयर में पता करना है तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को काउंट करूंगा, सही कि नहीं? तो ग्रुप बाय भी उसी तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है? यहां पे मुझे क्या करना है पता है? ग्रुप बाय में कंपलसरी है, ग्रुप बाय में कंपलसरी है कि एग्रीगेट फंक्शन यूज करना ही पड़ेगा। ग्रुप बाय में क्या कंपलसरी है? एग्रीगेट फंक्शन यूज करना ही पड़ेगा। क्योंकि ग्रुप किसका होता है? ग्रुप किसका होता है? सिमिलर चीजों का। ग्रुप किसका किसका होता है? सिमिलर चीजों का। बिना सिमिलर चीजों के मैं ग्रुप बना ही नहीं सकता। फर्स्ट ईयर बोला मतलब क्या हो गया? फर्स्ट ईयर सिमिलर चीजों के। सेकेंड ईयर बोला मतलब क्या हो गया? सिमिलर चीजों के। थर्ड ईयर बोला मतलब क्या हो गया? सिमिलर चीजों के। इसके बदले वो लोग ने पूछा तुम लोग को एग्जाम में कि डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय का काउंट निकालो, तो वहां पे क्या क्या सिमिलर हो गया? डिपार्टमेंट नंबर। क्या सिमिलर हो गया? डिपार्टमेंट नंबर। तो ये कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा सेलेक्ट, फिर यहां पे क्या लिखूंगा? काउंट। काउंट मुझे किसको करना है? स्टूडेंट को। किसको काउंट करना है मुझे? स्टूडेंट को। तो मैं यहां पे लिख दिया स्टूडेंट का आईडी। स्टूडेंट का आईडी सबको मिलेगा ना? तो मैंने काउंट किसको किया? आईडी को किया। किसको काउंट किया मैंने? आईडी को। फिर मैंने यहां पे लिखा कॉमा कोर्स। फिर मैंने क्या लिखा? कॉमा कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट। फिर इसके बाद में मैंने लिखा ग्रुप बाय, ग्रुप बाय कोर्स। अब ये चीज से हुआ क्या वो देखते हैं। कोर्स करके एक कॉलम रहेगा, कोर्स करके एक कॉलम रहेगा। ग्रुप बाय किसके ऊपर अप्लाई होता है पता है क्या? जो वैल्यू मल्टीपल टाइम्स आया है। ग्रुप बाय किसके ऊपर अप्लाई होता है? जो वैल्यू डुप्लीकेट है, जो वैल्यू डुप्लीकेट है उसके ऊपर ही ग्रुप बाय अप्लाई होता है। तो कोर्स में एफ वाई कितनी बार आएगा? मल्टीपल टाइम्स। एस वाई कितनी बार आएगा? टी वाई कितनी बार आएगा? मल्टीपल टाइम्स। तो ग्रुप बाय अगर मैं करूंगा तो कोर्स मुझे कितने मिलेंगे? यूनिक कोर्सेज मिलेंगे। तो कितने कोर्स मिलेंगे मुझे? 3। कौन से? एफ वाई, एस वाई, टी वाई। तो मुझे क्या मिल जाएगा? एफ वाई मिल जाएगा, एस वाई मिल जाएगा और टी वाई मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ग्रुप बाय क्या लिखा हुआ है? कोर्स लिखा है। अब इसका मुझे क्या चाहिए? ये ग्रुप बाय करने के बाद में मुझे क्या चाहिए? मुझे काउंट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? काउंट। मुझे काउंट चाहिए ना? तो ये किसका काउंट निकालेगा? कोर्स वाइज काउंट निकालेगा। क्या निकालेगा ये? कोर्स वाइज काउंट। तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा पहले, देखो यहां पे मैंने 2 कॉलम लिखा है, इसलिए पहले क्या लिखा है? काउंट लिखा है, फिर क्या लिखा है? कोर्स। तो यहां पे क्या लिख के आएगा?
एफ वाई का काउंट, एस वाई का काउंट और टी वाई का काउंट। ग्रुप बाय लिखने से क्या होता है पता है क्या? अभी इसके बदले तुमको ये बोला कि एक सिटी से कितने लोग आते हैं उसका काउंट चाहिए, एक सिटी से कितने लोग आते हैं क्लासेस में उसका काउंट चाहिए, तो ग्रुप बाय में क्या लिखते तुम? एक सिटी से कितने लोग आते हैं उसका काउंट चाहिए। यहां पे ग्रुप बाय के बदले क्या लिखा रहता? कोर्स के बदले सिटी लिखा रहता, यहां पे सिटी लिखा रहता। और सेलेक्ट में मैंने प्रिंट भी किसको किया रहता? कोर्स के बदले सिटी को प्रिंट किया रहता, यहां पे सिटी लिखता था मैं यहां पे सिटी लिखता था। मुझे मुझे ग्रुप बाय करना है जो लोग पास हुए और जो लोग फेल हुए उसके बेसिस पे, तो मैं क्या लिखता है? यहां पे रिजल्ट में लिखा हुआ है, रिजल्ट करके कॉलम है, वहां पे लिखा हुआ है पास और फेल करके, मैं रिजल्ट लिखता, तो वहां पे दो वैल्यू आता, पास कितने हैं और फेल कितने। ग्रुप बाय क्या होता है पता है क्या? ग्रुप बाय बेसिकली ग्रुप करने के लिए काम आता है, जिनका डेटा बार बार रिपीट हो रहा है उनको। ग्रुप बाय क्या करने के लिए काम आता है? ग्रुप करने के लिए काम आता है, जिनका डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। ग्रुप बाय करने के लिए तुम्हें दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं, ग्रुप बाय जिस चीज से हो रहा है ना वो हमेशा सेलेक्ट में आएगा ही आएगा। ग्रुप बाय जिस चीज से हो रहा है वो सेलेक्ट में आएगा ही आएगा। उसके साथ में क्या आएगा? कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन। अभी तुमको बोला सम ऑफ सैलरी निकालो हर एक डिपार्टमेंट का, तुमको क्या बोला? सम ऑफ सैलरी निकालो हर एक डिपार्टमेंट का, तो इसमें चेंज क्या होगा? सम सम सैलरी हो जाएगा। और ग्रुप बाय किससे हो जाएगा? ग्रुप बाय किससे हो जाएगा? डिपार्टमेंट से, क्योंकि डिपार्टमेंट का सम ऑफ सैलरी बोला ना। तो ग्रुप बाय बेसिकली क्या रहता है पता है? ग्रुप बाय किसी एक कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय रहता है, जिस कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय है वो कहां पे आएगा? ग्रुप बाय में भी आएगा और सेलेक्ट में भी आएगा। और उसके साथ में क्या होगा? एक एग्रीगेट फंक्शन होगा ही होगा, एक एग्रीगेट फंक्शन होगा ही होगा। अब मैंने ग्रुप बाय सिटी किया, मगर मुझे क्या चाहिए? कल्याण सिटी के लोगों का काउंट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कल्याण सिटी के लोगों का काउंट। यहां पे कितने सिटी के लोगों का काउंट आएगा? जितने होंगे, मगर मुझे किसका चाहिए? कल्याण का। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा हैविंग, क्या लिखूंगा मैं? हैविंग सिटी इक्वल्स टू कल्याण। इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? मैंने लिखा हैविंग सिटी इक्वल्स टू कल्याण। तो ग्रुप बाय के साथ में हैविंग कैसा काम करता है? वेयर क्लॉज की तरह। ग्रुप बाय में हैविंग किसकी तरह काम करता है? वेयर क्लॉज की तरह। किसकी तरह काम करता है? वेयर क्लॉज क्या रहता है? कंडीशन डालने के लिए। तो हैविंग किस क्या डाल रहा है यहां पे? कंडीशन। क्या कंडीशन डाला उसने? जिसका सिटी क्या रहेगा? कल्याण रहेगा। तो जितने भी ग्रुप बाय किए उसमें से किसका रिकॉर्ड लेके आएगा? वो जिसका सिटी कल्याण है उसका, बाकी लोगों का रिकॉर्ड नहीं लाएगा। तो हैविंग क्या करने के लिए काम आता है ग्रुप बाय में? बोलो सब लोग। कंडीशन डालने के लिए काम आता है। क्या डालने के लिए काम आता है? कंडीशन। ग्रुप बाय के बदले ऑर्डर बाय बोला तो वो उससे इजी है। ऑर्डर बाय मतलब क्या रहता है? वो दो चीज में ऑर्डर करता है, असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग। ऑर्डर बाय जिस कॉलम से बोला वही कॉलम डालना है बस, और कुछ नहीं करना है। समझो, तुमको बोला ऑर्डर बाय सिटी, तो क्या लिखोगे? तो क्या लिखोगे? यहां पे मैं लिखता हूं। तुमको बोला ऑर्डर बाय सिटी, तो यहां पे लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। आगे क्या लिखोगे? ऑर्डर बाय, फिर क्या लिखोगे? सिटी सेमीकोलन। अब स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज कहां पे होते हैं? वहां पे क्वेश्चन में ऑर्डर बाय लिखा नहीं रहता, वहां पे लिखा रहता है कि तुम सिटी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ। क्या क्वेश्चन में लिखा रहता है? शो डेटा बेस्ड ऑन सिटी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो वहां पे क्या यूज करना है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बोला मतलब क्या यूज करना है? ऑर्डर बाय। आगे क्या लिखोगे? जिसके थ्रू ऑर्डर करना है, सिटी के थ्रू करना है तो, मार्क्स के थ्रू करना है तो, आईडी के थ्रू करना है तो। अगर असेंडिंग बोला है तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट रहता है वो। डिसेंडिंग बोला तो क्या लिखोगे? डीईएससी लिखोगे। क्या लिखोगे? डीईएससी, डीईएससी। आधा घंटा हुआ लेक्चर चालू के, हाफ एन आवर हुआ, हाफ एन आवर हुआ। समझा क्या बच्चों? ये कुछ डाउट है क्या इसमें? पक्का समझा ना? ये क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी क्वेरी में, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन। समझा ना ये? तो हम लोग को ऑर्डर बाय समझा, ग्रुप बाय समझा, फिर उसके बाद में हमको बिटवीन समझा, और क्या लिया? लाइक लिया हमने, लाइक।
ये समझा, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे का क्वेश्चन लेते हैं। अभी ग्रुप बाय और हैविंग के बीच में डिफरेंस बोला है। तो ग्रुप बाय क्या करने के लिए काम आता है? ग्रुप बाय क्या करने के लिए काम आता है? डेटा को ग्रुप करने के लिए काम आता है। हैविंग क्या करने के लिए काम आता है? ग्रुप बाय के साथ में कंडीशन डालने के लिए काम आता है। हैविंग अकेले काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ग्रुप बाय अकेले काम कर सकता है। ये दो डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये पढ़ के तुम लोग लिख लेना। अभी एडवांटेज ऑफ पीएलएसक्यूएल पूछा, तुमको कुछ भी नहीं याद है ना पीएलएसक्यूएल का एडवांटेज, तो तुम्हें क्या लिखना है? प्रोग्रामिंग के जो एडवांटेज है, प्रोग्रामिंग करने की वजह से क्या क्या मिलेगा? व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप मिलेगा ना। उससे फायदा क्या होगा? कोड में लूपिंग यूज कर सकते हो तुम लोग, कंडीशनिंग यूज कर सकते हो तुम लोग। पीएलएसक्यूएल का एक फायदा क्या है कि वो फंक्शन और स्टोर प्रोसीजर देता है। उसका फायदा क्या रहता है? कितनी बार लिखना पड़ता है फंक्शन? कॉल कितनी बार कर सकते हैं हम लोग? जितनी बार चाहिए उतनी बार। ये एडवांटेज है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसका मतलब फायदा क्या रहेगा? बेसिकली एडवांटेज जो जो तुम्हारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडवांटेज है ना, ये लिखोगे क्या पॉइंट मैं बोलता हूं। एक्सेप्शन हैंडलिंग देता है, ये क्या देता है? ये उससे फायदा क्या होगा? अगर एरर आया तो हम लोग एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो ये दो तीन पॉइंट्स है, ये लिख के लो। ये लिख के लो, पीएलएसक्यूएल सपोर्ट बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक एसक्यूएल। स्टैटिक एसक्यूएल मतलब क्या है? डीएमएल ऑपरेशंस। और डायनेमिक एसक्यूएल मतलब क्या है? डीडीएल स्टेटमेंट। पीएलएसक्यूएल से फायदा क्या रहता है पता है क्या? तुम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखते हो तो उधर पे कितना क्वेरी रहता है? एक। पीएलएसक्यूएल में तुम क्या कर सकते हो? सेट ऑफ क्वेरीज को एक साथ भेज सकते हो। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एक साथ लिख के एक साथ भेज सकते हो। ये एक एडवांटेज है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, पीएलएसक्यूएल अलाउज सेंडिंग एंटायर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू द डेटाबेस एट वन टाइम। मतलब पूरा तुम्हारा एक कोड एक साथ एग्जीक्यूट होता है पीएलएसक्यूएल में, वो एक एडवांटेज है। पर सेलेक्ट में कितना कोड एग्जीक्यूट होता है? एक ही। इंसर्ट में कितना कोड एग्जीक्यूट होता है? एक ही। पीएलएसक्यूएल में वैसा नहीं है। तुमने 10 लाइन का कोड लिखा, वो एक साथ एग्जीक्यूट होगा, वो एक एडवांटेज है। वो 10 लाइन का कोड जो भी काम करने वाला रहेगा वो लाके देगा पीएलएसक्यूएल, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हाई प्रोडक्टिविटी रहता है, मतलब पीएलएसक्यूएल यूज किया तो फायदा क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तुम लोग मतलब बेसिकली पीएलएसक्यूएल का फायदा क्या रहता है पता है क्या? मतलब जो कंपनीज रहते हैं वो क्या करते हैं? रिपोर्ट निकालने का काम करते हैं। मतलब तुम्हारा अगर डेटाबेस है उसमें से मुझे कोई रिपोर्ट निकालना है तो क्या करेंगे? वो एक पीएलएसक्यूएल लिखेंगे, उसके थ्रू रिपोर्ट निकालेंगे, जो सॉफ्टवेयर नहीं करता। कोई वैसा डेटा है जो डिलीट करना है तो किसके थ्रू करेंगे? पीएलएसक्यूएल के थ्रू करेंगे। तो पीएलएसक्यूएल एक बेस्ट वे है कोड करके कुछ भी निकालने का डेटाबेस में से। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा वो, सेव्स टाइम एंड ऑन डिजाइनिंग एंड डीबगिंग फीचर्स। अभी इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग रहता है, वो एक एडवांटेज है। ये पोर्टेबल भी है, फुल्ली पोर्टेबल है। मतलब पीएलएसक्यूएल तुमने एक जगह पे जो लिखा है वो दूसरे जगह पे भी लेके जाओगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे तो चल जाएगा, वहां पे कुछ अलग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो प्रॉपर्टीज है वो लिख के लो। हाई सिक्योरिटी लेवल्स रहता है, मतलब बेसिकली पीएलएसक्यूएल का कोड लिखने के लिए तुम लोग को एसक्यूएल में लॉगिन करना पड़ता है, उसके बिना होता ही नहीं है। तो इसका सिक्योरिटी काफी अच्छा है। तो ये लिख के लो, हाई सिक्योरिटी है, फुल्ली पोर्टेबल है, एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोवाइड करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, और सेंड एंटायर ब्लॉक ऑफ कोड एट वन टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। ये लिख के लो पॉइंट। लिखा क्या है ना? ठीक है। अभी पीएलएसक्यूएल में कौन से टाइप के स्टेटमेंट्स है? जो एसक्यूएल जो तुम्हारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही सेम यहां पे भी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन से टाइप के स्टेटमेंट रहते हैं? कंडीशनल। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब क्या रहता है? इफ एल्स वो सब स्टेटमेंट। अभी यहां पे इफ स्टेटमेंट भी है, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट में उसने दो बताया, क्या है? इफ स्टेटमेंट और केस। केस मतलब क्या रहता है? स्विच केस, ठीक है ना। इफ स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? इफ देन, फिर वाइल स्टेटमेंट है, फिर कौन सा है? सीक्वेंशियल कंट्रोल लूप, एग्जिट, कंटिन्यू, गो टू, ये सब सीक्वेंशियल कंट्रोल लूप है। तो ये रट्टा मारो, ये रट्टा मारो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफाइन टर्म कर्सर, मतलब हम लोग ये यहां पे नहीं करेंगे, इसके नीचे वैसा क्वेश्चन रहेगा जहां पे कर्सर कैसे बनाते हैं वो लिखा रहेगा, तभी वो करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा आएगा कि कर्सर कैसे बनाते हैं वो बताओ, या तो कर्सर के टाइप बताओ विद एग्जाम्पल। तो ये देखते हैं क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आएगा, डेटाबेस के यूजर कौन कौन है।
डेटाबेस के यूजर कौन कौन है? एप्लीकेशन यूजर है, सोफिस्टिकेटेड यूजर है, नेव यूजर है, फिर उसके बाद में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है और स्पेशलाइज्ड यूजर है। ये 5 टाइप के यूजर्स है, ठीक है ना। अभी अभी इसमें एप्लीकेशन यूजर मतलब कौन रहता है? एप्लीकेशन यूजर मतलब कौन रहता है? वो यूजर जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर, वो यूजर है जो एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस करता है। नेव यूजर कौन रहता है? वैसा यूजर जो सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस करता है। जैसे मैडम जो मतलब स्टाफ जो एक्सेस करते हैं ना, वो नेव यूजर है, उनको पता नहीं रहता कि बैकएंड में क्या हो रहा है, ठीक है ना। एक सोफिस्टिकेटेड यूजर रहता है, मतलब तुम जो क्वेरी लिखते हो डेटाबेस में डेटा लाने का, वो कौन से टाइप का यूजर है? सोफिस्टिकेटेड। अगर तुमने एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया या फंक्शन बनाया, उसके थ्रू डेटा लेके आ रहे हो, तो तुम स्पेशलाइज्ड यूजर बन जाओगे। कौन से यूजर बन जाओगे? स्पेशलाइज्ड यूजर। लास्ट जो यूजर है वो कौन सा है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो क्या करता है? बैकअप करने का काम, रिकवरी करने का काम, डेटा मतलब जो तुम्हारा ये है क्या बोलते हैं डेटाबेस है, उसमें कितना स्टोरेज लगेगा वो एलोकेट करने का काम, किसी यूजर को रोल असाइन करने का काम, उसको क्या क्या दिखना चाहिए उसको परमिशन देने का काम, ये सब काम किसका है? डीबीए का है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन रोल्स ऑफ डीबीए। डीबीए क्या क्या करता है वो भी आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है और ये आता है। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन एक्सप्लेन सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट पूछा है। मतलब ये सिंपल कंपोजिट पूछा है, इसमें और भी टाइप्स है। ऐसा आता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट विद एग्जांपल। तो एट्रीब्यूट्स के टाइप कौन से हैं? नल एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, डिराइव्ड, डिराइव्ड, कंपोजिट, ठीक है ना। तो सिंपल एट्रीब्यूट मतलब क्या रहता है? वैसा एट्रीब्यूट जो डिवाइड नहीं हो सकता, जो डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे रोल नंबर डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे? सुनना, तू इधर बैठना बेटा। हाँ आ जा। नहीं बैठना, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, तू भी इधर आ जा बेटा। हाँ इधर बैठना, तू इधर आ जा और तू इधर आ जा। हाँ ले ले बुक, ले ले बुक। लेके करेगा क्या? तो एट्रीब्यूट क्या रहता है? किसी को पता है क्या एट्रीब्यूट क्या रहता है? कॉलम, कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं। कॉलम को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। तो पहला एट्रीब्यूट का टाइप क्या पता है क्या? सिंगल वैल्यूड। पहला एट्रीब्यूट का टाइप कौन सा है? सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या रहता है? वैसा एट्रीब्यूट जिसको एक ही वैल्यू रहेगा। जैसे आईडी को कितना वैल्यू रहेगा? एक ही, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं उसको? सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। दूसरा जो एट्रीब्यूट का टाइप है उसको क्या बोलते हैं? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं उसको? ये जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? कैसे रिप्रेजेंट होता है? मल्टीपल ओवल से, मतलब ये वाले ओवल से मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट होता है। सिंगल वाला कैसे रिप्रेजेंट होता है? ऐसे। फिर उसके बाद में सिंपल एट्रीब्यूट है। सिंपल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जो डिवाइड नहीं हो सकता। जो क्या नहीं हो सकता? फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे फोन नंबर देखोगे तो फोन नंबर को डिवाइड कर सकते क्या अपन? नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सिंपल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट कौन सा है? कंपोजिट एट्रीब्यूट। ये वैसा एट्रीब्यूट है जो डिवाइड हो सकता है। जैसे नाम को हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। एड्रेस को हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, फिर उसके बाद में उसका उसका नियर बाय लोकेशन, उसमें डिवाइड कर सकते हैं ना। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं? ये दोनों को मर्ज किया, ये दोनों एट्रीब्यूट को मर्ज किया तो क्या बनेगा? कंपोजिट बनेगा। ये एफ नेम हो गया, ये एल नेम हो गया, ये क्या बन जाएगा? नेम। ये क्या बन जाएगा? नेम। ये कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। क्या हो गया ये? कंपोजिट एट्रीब्यूट। दो एट्रीब्यूट से जो मिला, जो दो एट्रीब्यूट से डिराइव्ड हुआ, उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट एट्रीब्यूट। फिर एक और एट्रीब्यूट है जिसको बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं उसको? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। वो किससे मिलता है? जैसे डेट ऑफ बर्थ करके कॉलम है, उससे मुझे क्या मिलेगा? डीओबी करके कॉलम है, उससे मुझे क्या मिलेगा? एज मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? क्या डेट ऑफ एडमिशन करके कॉलम है, उससे मुझे क्या मिलेगा? स्टूडेंट कितने साल से अपने क्लास में है, सही कि नहीं। तो ये जो एज है ये डिराइव्ड हो गया। एज जो है वो क्या हो जाएगा? डिराइव्ड। समझा ना ये आता है एग्जाम में। एट्रीब्यूट के टाइप कौन से बोलो, सब लोग बोलो कौन से टाइप है? सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, कंपोजिट, सिंपल और डिराइव्ड। नल भी बोल सकते हो। नल वैल्यू मतलब क्या रहता है? जिसको नल वैल्यू हो सकता है, नल नहीं भी हुआ तो भी चलेगा। समझा ना ये? अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इंडेक्स विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब इसमें
ये क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आ सकता है। तो इंडेक्स वाले में क्या क्वेश्चन आ सकता है? डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स, डिफाइन स्टेप्स टू क्रिएट इंडेक्स एंड ड्रॉप इंडेक्स, या तो ये आ सकता है, ठीक है ना। तो इंडेक्स होता क्या है? पहली बात तो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स जिस कॉलम के ऊपर लगाएंगे वहां पे सर्च फास्ट होगा। इंडेक्स जिस भी कॉलम के ऊपर लगाएंगे उस पर सर्चिंग फास्ट होगा। जैसे तुम्हारे बुक का पहला पेज अगर देखोगे ना, उसमें इंडेक्स लगा हुआ है, इसलिए तुम्हें तुम्हें वो पेज पे जाना आसान हो जाता है जिस पेज पे तुम्हें जाना है, जिस चैप्टर पे तुम्हें जाना है, क्योंकि फर्स्ट पेज पे लिखा रहता है ना। तुम्हारे नोटबुक में इंडेक्स रहता है क्या? नोटबुक में इंडेक्स रहता है क्या? नहीं रहता है। मतलब नोटबुक का जो इंडेक्स है वो रहता नहीं है, क्योंकि तुम कुछ लिखते नहीं हो ना इधर पे। तो तुम्हें अगर कुछ ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे? हर पेज घुमा के। तो यहाँ पे सर्चिंग फास्ट होगा क्या? नहीं होगा। मगर यहाँ पे अगर तुमने लिखा है कि 5वें पेज पे तुम लोग का ये टॉपिक है, 10वें पेज पे ये टॉपिक है, 20वें पेज पे ये टॉपिक है, तो तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम्हें 20वें पेज पे जाना है, मतलब थर्ड वाले टॉपिक पे जाना है, तो क्या करोगे? डायरेक्टली 20 वाले टॉपिक पे जाओगे, 20 वाले पेज पे जाओगे। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे सर्चिंग फास्ट होगा। इंडेक्स यही तरीके से काम करता है। जिस कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगा है उस पर सर्चिंग क्या होगा? फास्ट होगा। उस पर सर्चिंग क्या होगा? फास्ट होगा। तो इंडेक्स 2 टाइप का है, ये भी लिख के लो, लिख के लो। नाइस। सिंपल 3 टाइप, मतलब देखोगे सिंपल, कंपोजिट, यूनिक। मैं तुम लोग को इधर पे 2 ही दिया हुआ है, सिंपल, कंपोजिट और यूनिक, ऐसे 3 टाइप है। तीनों का मतलब बताता हूं क्या रहता है। सिंपल, कंपोजिट और यूनिक। सिंपल इंडेक्स मतलब क्या? सिंपल इंडेक्स सिंगल कॉलम के ऊपर। यूनिक इंडेक्स भी मतलब क्या है? वो भी सिंगल कॉलम पे लगता है, मगर वो कॉलम पे लगता है जहां पे वैल्यू यूनिक है। आ, एक नल वैल्यू। यूनिक, यूनिक का मतलब ही वही है कि उसमें एक नल वैल्यू आ सकता है। सिंपल, यूनिक और कंपोजिट। सिंपल, यूनिक और कंपोजिट 3 टाइप के इंडेक्स है। कौन से? सिंपल, यूनिक और कंपोजिट। सिंपल का मतलब क्या? वो सिंगल वैल्यू पे लगता है। कौन से वैल्यू पे लगता है? मतलब तुम्हारा अगर टेबल है स्टूडेंट नाम का, तो कितने कॉलम पे लगेगा वो? सिंपल वाला कितने कॉलम पे लगेगा? सिंगल कॉलम पे। यूनिक वाला कौन से कॉलम पे लगेगा? जो जो कॉलम में यूनिक वैल्यू है, जैसे फोन नंबर में यूनिक वैल्यू है, तो यूनिक वाला किस पे लगेगा? फोन नंबर पे। सिंपल वाला किस पे लग सकता है? नाम पे भी लग सकता है। क्यों? नाम पे डुप्लीकेट वैल्यू भी रह सकता है। कंपोजिट मतलब क्या? 2 कॉलम का कॉम्बिनेशन बना के अगर मैंने इंडेक्स लगाया तो क्या बोलेंगे उसको? कंपोजिट। क्या बोलेंगे उसको? कंपोजिट। इसका सिंटैक्स लिखोगे क्या? सिंटैक्स लिखो ना। कैसे लिखते हैं सिंटैक्स? क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, ऑन। तो यहां पे मैं सिंटैक्स लिखता हूं, वो सभी लोग लिख के लो। क्रिएट क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम स्टूड आईडी, ऑन स्टूडेंट, फिर ब्रैकेट में कॉलम का नाम, ब्रैकेट में कॉलम का नाम ना। तो यहां पे मैंने लिखा क्रिएट इंडेक्स स्टूडेंट ऑन स्टूड, क्रिएट इंडेक्स स्टूड आईडी ऑन स्टूडेंट, और ब्रैकेट में मैंने आईडी लिखा। अगर मैं 2 कॉलम पे चाहता तो मैं क्या लिखूंगा? आईडी कॉमा नेम। तो ये कौन सा इंडेक्स बन जाएगा? ये कंपोजिट बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? ये कंपोजिट। अगर मैंने यहाँ पे जो कॉलम यूज किया है वो यूनिक कॉलम है, तो कौन सा बन जाएगा? ये यूनिक इंडेक्स। समझा क्या? तो 3 टाइप के इंडेक्स है। कौन से? अभी इसमें एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं? तुमको बोल सकते हैं एग्जाम में कि ये नाम का इंडेक्स बनाओ और ये कॉलम के ऊपर बनाओ, और उसको ड्रॉप भी करके दिखाओ। तो इंडेक्स को ड्रॉप कैसे करोगे? ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम क्या लिखोगे यहाँ पे? ड्रॉप इंडेक्स, और आगे क्या लिखोगे? स्टूड आईडी, स्टूड अंडरस्कोर आईडी। समझा ना? ये दोनों लिख के लो। इंडेक्स के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आया, ये 2 चीज तो लिखना ही लिखना है। कुछ भी आने दो, कोई भी चीज आने दो। इंडेक्स के ऊपर कुछ भी पूछा, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ड्रॉप करते हैं, ये लिख ही देने का। हुआ? तो इंडेक्स क्या करने के लिए काम आता है वो समझा क्या? अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रेड्यूस आईओ, डिस्क आईओ। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका? डिस्क आईओ मतलब क्या? जो डिस्क मतलब पता है ना, हार्ड डिस्क में अगर मुझे कोई भी चीज ढूंढना है तो ज्यादा कब टाइम लगेगा? जब डिस्क आईओ ज्यादा बार घूमेगा। तो इंडेक्स की वजह से वो ज्यादा बार घूमता ही नहीं है, जल्दी मिल जाता है, तो वो रिड्यूस करेगा डिस्क आईओ। ठीक है ना? क्योंकि वो रैपिडली लोकेट कर लेगा कहां पे डेटा है। इंडेक्स की वजह से वो रैपिडली लोकेट कर लेगा कहां पे डेटा है, इसलिए ज्यादा बार घूमेगा ही नहीं। ठीक है? दूसरा एडवांटेज क्या है?
इंडेक्स आर लॉजिकल एंड फिजिकली इंडिपेंडेंट ऑन द टेबल, मतलब इंडेक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, टेबल कुछ भी रहने दो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो लोग इंडिपेंडेंटली स्टोर्ड है, ठीक है ना, वो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी ये हमें करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली कौन करता है, इंडेक्स बनाने का काम कौन करता है, ओरेकल है तो ओरेकल करेगा, एसक्यूएल है तो एसक्यूएल करेगा, माई एसक्यूएल है तो माई एसक्यूएल करेगा, हमें कुछ करने का जरूरत नहीं, हमें खाली क्वेरी लिखना है। करने का काम कौन करेगा, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो करेगा। तो ये लिख के लो तीनों। ये पक्का क्वेश्चन है, इंडेक्स वाला क्वेश्चन आएगा ही, किसी भी वे में आएगा ही आएगा एक। अभी ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड प्रोसीजर। अभी ये क्वेश्चन करने से तुम्हारा दो क्वेश्चन हो जाएगा कि फंक्शन क्या रहता है वो भी समझ जाएगा तुमको, प्रोसीजर क्या रहता है वो भी समझ जाएगा, और फंक्शन और प्रोसीजर के बीच में डिफरेंस क्या रहता है वो भी समझेगा। फंक्शन क्या रहता है, फंक्शन एक ऐसा चीज है जो हमेशा क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा। सब लोग बोलो फंक्शन क्या है, फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। फंक्शन ऐसा चीज है जो क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा। फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है ना। प्रोसीजर नहीं करेगा, प्रोसीजर में ऑप्शनल है, रिटर्निंग इज ऑप्शनल, वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है तो भी चल जाएगा, मगर फंक्शन में रिटर्न करना ही पड़ेगा, फंक्शन में रिटर्न करना ही पड़ेगा। जैसे इंट मेन था तुमको, सी में इंट मेन था ना, उसमें तुम रिटर्न 0 लिखते थे, मतलब वहां पे रिटर्न करना क्या था, कंपलसरी था। पर जावा में कंपलसरी है क्या, नहीं है, तो हम लिखेंगे तो भी चलता है, नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। तो यहाँ पे कंपलसरी है, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। फंक्शन कैन हैव ओनली इनपुट पैरामीटर्स फॉर इट, फंक्शन कैन हैव ओनली इनपुट पैरामीटर फॉर इट। प्रोसीजर कैन हैव, मतलब फंक्शन के अंदर खाली इनपुट पैरामीटर भी चल जाते हैं, खाली इनपुट पैरामीटर दिया तो भी चल जाता है, मगर प्रोसीजर में क्या रहेगा, इनपुट भी रहेगा और आउटपुट भी रहेगा। अभी ये बताने से पहले मैं ये भी बताता हूं कि फंक्शन या स्टोर्ड प्रोसीजर दोनों में अगर देखोगे ना तो तीन टाइप के पैरामीटर्स है, एक को बोलते हैं इन, एक को बोलते हैं आउट, एक को बोलते हैं इन आउट। फंक्शन और स्टोर्ड प्रोसीजर दोनों में कितने टाइप के पैरामीटर्स है, तीन। कौन से बोलो, इन, आउट, इन आउट। कौन से है, इनका मतलब क्या है, इनपुट लेने के लिए, इनका मतलब क्या है, इनपुट लेने के लिए। आउट का मतलब क्या है, वो आउटपुट देगा, मतलब रिटर्न करेगा वैल्यू। और इन आउट का मतलब क्या है, वो दोनों के लिए काम आएगा, इनपुट के लिए भी काम आएगा और आउटपुट के लिए भी काम आएगा। तो पैरामीटर के तीन टाइप है, वो दोनों में अवेलेबल है, इन आउट और इन आउट, समझा ना। तो फंक्शन में क्या है, फंक्शन कैन हैव ओनली इनपुट पैरामीटर्स, यहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों रहना चाहिए, ठीक है ना। फंक्शन जो है ना वो प्रोसीजर से कॉल हो सकता है, मतलब प्रोसीजर के अंदर से मैं फंक्शन को कॉल कर सकता हूं, मगर प्रोसीजर के अंदर से मैं क्या नहीं कॉल कर सकता, फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। फंक्शन के अंदर से मैं किसको कॉल कर सकता हूं, स्टोर्ड प्रोसीजर को कर सकता हूं, पर स्टोर्ड प्रोसीजर से मैं किसको कॉल नहीं कर सकता, फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। ये डिफरेंस है उसका। फंक्शन अलाउज ओनली सेलेक्ट स्टेटमेंट, फंक्शन के अंदर क्या हो सकता है, खाली सेलेक्ट हो सकता है। प्रोसीजर के अंदर क्या हो सकता है, कोई भी डीएमएल हो सकता है, सेलेक्ट भी हो सकता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट भी हो सकता है, कोई भी डीएमएल स्टेटमेंट हो सकता है। तो प्रोसीजर का ये एडवांटेज है, उसके अंदर सेलेक्ट के अलावा क्या अलाउ करता है, वो इंसर्ट अपडेट डिलीट अलाउ करता है, फंक्शन अलाउ नहीं करता, समझा ना। ये ट्राई ब्लॉक, ट्राई कैच ब्लॉक कहां पे नहीं रह सकता, फंक्शन में नहीं रह सकता, यहां पे हो सकता है। तो ये पॉइंट्स लिख के लो, चाहिए तो ये पॉइंट्स लिख के लो, 5 मिनट में फिर से चालू। ये समझा ना डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या बोलो, फंक्शन और स्टोर्ड प्रोसीजर के बीच में पहला डिफरेंस क्या है, रिटर्न वैल्यू करता है, रिटर्न वैल्यू नहीं करता है। ये वाला अगर देखोगे तो इसके अंदर खाली इनपुट पैरामीटर रहता है, इसमें इनपुट आउटपुट दोनों रहता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये प्रोसीजर को कॉल नहीं कर सकता, ये वाला फंक्शन को कॉल कर सकता है। ये अगर देखोगे तो सेलेक्ट खाली अलाउ करता है, ये क्या अलाउ करता है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब अलाउ करता है। ये ट्राई कैच अलाउ नहीं करता, यहाँ पे ट्राई कैच रहता है, समझा ना। ये नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अभी डेटाबेस सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा, ये रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। डिस्क्राइब डेटाबेस सिक्योरिटी विथ इट्स रिक्वायरमेंट। अभी डेटाबेस सिक्योरिटी क्यों चाहिए, डेटाबेस सिक्योरिटी क्यों चाहिए,
डेटा सिक्योर रखने के लिए, क्योंकि डेटाबेस ऐसा चीज है जहां पे सबका रिकॉर्ड होगा, कोई भी रिकॉर्ड देखना नहीं चाहिए, थर्ड पार्टी छोड़ दो, कोई भी रिकॉर्ड देखना नहीं चाहिए। जो भी डेटा है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहना चाहिए। अगर डेटा दिख भी रहा है तो कैसे दिखना चाहिए, कभी दिखना चाहिए, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही दिखना चाहिए, बिना सॉफ्टवेयर के दिखना ही नहीं चाहिए। जैसे व्हाट्सएप का डेटा है, अगर गवर्नमेंट को देखने का है तो कैसे दिखेगा उनको, उनको कब दिखना चाहिए, जब व्हाट्सएप होगा तो ही दिखना चाहिए। अगर समझो मैं व्हाट्सएप में काम करता हूँ, मेरे पास अगर डेटाबेस का एक्सेस है, मैं क्वेरी मार के किसी का भी डेटा निकाल पाऊँ क्या, निकाल पाया अगर मैं, तो देख नहीं पाना चाहिए, वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहना चाहिए। किसके थ्रू देख पाना चाहिए, मेरे लॉगिन के थ्रू। अगर मेरा डेटा है तो मेरे लॉगिन के थ्रू ही दिखना चाहिए, ठीक है ना। ये डेटाबेस का सिक्योरिटी है। अभी मैं क्वेरी कब मार पाना चाहिए, जब मैं डेटाबेस को के ऊपर सेलेक्ट का मुझे प्रिविलेज रहेगा तो, नहीं तो मार पाना चाहिए क्या, नहीं मार पाना चाहिए। तो ये जो चीज है ना, ये डेटाबेस को सिक्योर बनाता है कि मेरे को प्रिविलेज दे दिया है, मेरे को लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया है, मेरे को कुछ ही टेबल का एक्सेस दिया है, तो इससे मेरा डेटाबेस सिक्योर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो लिख के लो चाहिए। तो डेटाबेस सिक्योरिटी मतलब बेसिकली क्या है, कलेक्टिव मेजर्स है, कलेक्टिव मेजर्स है दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द डेटाबेस, कलेक्टिव मेजर है दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द डेटाबेस। तो ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ना वो लिख के लो, कलेक्टिव मेजर है दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द डेटाबेस, ठीक है। अभी प्रोटेक्ट किससे करना है, डेटाबेस को प्रोटेक्ट किससे करना है, प्रोटेक्ट किससे करना है, ये दो टाइप के यूजर्स है, जो लेजिटिमेट यूजर नहीं है उससे, लेजिटिमेट मतलब क्या, जिसको एक्सेस नहीं है, वो एक्सेस करने का कोशिश कर रहा है, उससे प्रोटेक्ट करना है। और किससे प्रोटेक्ट करना है, मलिशियस थ्रेट से, मतलब वैसा कोई सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्टली डेटाबेस में लॉगिन कर लेता है, तो वो होने देना चाहिए क्या, नहीं होने देना चाहिए, तो उससे प्रोटेक्ट करना है। ऐसे यूजर्स जिनको एक्सेस नहीं है उनसे, और मलिशियस थ्रेट से, ये दो चीजों से डेटाबेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। अभी ये जो database security covers and enforces security on all aspect and component of database। अभी कौन से चीजों के ऊपर डेटाबेस का सिक्योरिटी रहना चाहिए, डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस के ऊपर सिक्योरिटी रहना चाहिए ना, कौन से चीजों के ऊपर सिक्योरिटी रहना चाहिए, जो डेटा स्टोर्ड है उसके ऊपर। फिर उसके बाद में किसके ऊपर रहना चाहिए, डेटाबेस के सर्वर के ऊपर, क्योंकि सर्वर के ऊपर खाली डेटा नहीं रहता, स्टोर्ड प्रोसीजर होगा, फिर एसक्यूएल के स्टेटमेंट होंगे, ट्रिगर्स होंगे, बहुत सारी चीजें होगी, ठीक है ना। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर भी सिक्योरिटी रहना चाहिए, अदर डेटाबेस वर्कफ्लो एप्लीकेशन के ऊपर भी सिक्योरिटी रहना चाहिए। डेटाबेस सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट क्या है, ये तीन चीजें रिक्वायरमेंट है, एक को बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, एक को बोलते हैं इंटीग्रिटी, और थर्ड को क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या है बोलता हूं मैं, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या, डेटाबेस का एक्सेस उसी को मिलना चाहिए जिसको एक्सेस दिया है, इसको कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, जो डेटा स्टोर्ड है ना वो वैलिड रहना चाहिए, सही रहना चाहिए, डेटा गलत ना हो जाए, किसी ने अगर कुछ किया तो डेटा गलत ना हो जाए, इसको इंटीग्रिटी बोलते हैं। अभी मैं इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मेरे को मतलब हमारा जो कंपनी है ना वो यूके के कुछ क्लाइंट है जिनसे डील करते हैं हम लोग, तो वो लोग हम लोग को पैसा भेजते हैं। ये जो पैसा है ना, ये इसको रेमिटेंस बोलते हैं, ये जो पैसा आता है इसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। अभी ये जो रेमिटेंस आता है ना, ये मतलब यूके से वो बंदा एक्सिस बैंक के ग्लोबल अकाउंट में भेजेगा, वहां से एक्सिस बैंक में आएगा। तो उन्होंने हम लोग को 400 पाउंड भेजा है, 400 पाउंड का अमाउंट भेजा है, वो अमाउंट कहाँ पे वो पता ही नहीं चल रहा है, वो जो अमाउंट है वो कहाँ पे वो पता ही नहीं चल रहा है एक्सेस को। 2 महीने से मैं फॉलोअप ले रहा हूं उनसे। तो अभी यहाँ पे क्या होगा पता है क्या, यहाँ पे उनके अकाउंट से पैसा निकल गया ना, मेरे अकाउंट में पहुंचा क्या, तो ये जो पैसा वो कहाँ पे, बीच में कहीं, तो ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है क्या। तो ये जो चीज है ना, ये इसके वजह से डेटाबेस का इंटीग्रिटी लॉस होगा। डेटाबेस का इंटीग्रिटी क्या होगा, डेटाबेस का इंटीग्रिटी बना कब रहेगा, एक अकाउंट से निकला तो दूसरे में पहुंचना चाहिए, या एक अकाउंट से निकला और नहीं पहुंचा तो क्या होना चाहिए, वापस वापस उस अकाउंट में जाना चाहिए, रोल बैक होना चाहिए। अगर हुआ तो इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है, नहीं हुआ तो क्या है, इंटीग्रिटी लॉस होगा, ठीक है ना। लास्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या है, अवेलेबिलिटी, मतलब तुम्हारा डेटाबेस का जो सर्वर है वो हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। अगर वो मैंने क्वेरी मारा और वो डेटाबेस बोलता है कि ये डेटा ये सर्वर अवेलेबल नहीं है, तो गलत है, ठीक है ना, ये सिक्योरिटी का पार्ट है। तो ये अवेलेबल ना रहे इसलिए लोग क्या करते हैं, इसलिए लोग डॉस अटैक करते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस करके बोलते हैं उसको। डॉस अटैक में क्या हो जाता है, तुम्हारे सर्वर को एक्सेस ही नहीं मिलता है,
समझा ना? तो ये तीन चीजें हैं जो होना ही चाहिए। अभी ये एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आया तो 4 मार्क्स आराम से तुमको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी 4 स्ट्रिंग फंक्शन। तो पहला फंक्शन कौन सा है? इनिट कैप करके। तो ये क्या करेगा? इनिट कैप क्या करेगा? पहला लेटर कैपिटल करेगा। इनिट कैप क्या करेगा? पहला लेटर कैपिटल करेगा। जो भी स्ट्रिंग डाला रहेगा उसका पहला लेटर क्या हो जाएगा? अभी इसको लिखने का तरीका भी सिंपल है। कैसे लिखते हैं इसको? सेलेक्ट इनिट कैप फ्रॉम डुअल। डुअल एक प्रीडिफाइंड डेटाबेस है, प्रीडिफाइंड टेबल है एक्चुअली, जो डमी टेबल जैसा है। अगर कोई टेबल नहीं है तो तुम क्या लिख सकते हो? ड्यूएल करके लिख सकते हो। समझ में आया क्या? तो ये क्वेरी लिख के लो, ये क्वेरी लिख के लो। कोई भी क्वेरी पूछा तो यही लिखना है, खाली ये चेंज होगा, बस बीच वाला पार्ट चेंज होगा। अभी लोअर करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखोगे? सेलेक्ट लोअर ब्रैकेट में स्ट्रिंग फ्रॉम डुअल। अगर फ्रॉम डुअल लिखना कंपलसरी है। डुअल क्या? एक डमी टेबल है जो जो एसक्यूएल ने प्रोवाइड किया हुआ है। अभी ये किसी टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते क्या हम लोग? नहीं कर सकते, इसलिए फ्रॉम डुअल लिखा। मतलब किसी लेटर को कैपिटल में करना है तो टेबल से आएगा क्या लेटर? नहीं आएगा ना, हमने दिया हुआ लेटर है। मतलब राजन मैंने स्मॉल में लिखा, मुझे उसको कैपिटल में करना है, वो किसी टेबल में है क्या? नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिखा? फ्रॉम डुअल लिखा। समझा ना? ये लोअर करना है तो लोअर लिखना पड़ेगा, अपर करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? सेलेक्ट अपर आरडीबीएमएस फ्रॉम डुअल। तो क्या हो जाएगा? ये कैपिटल में हो जाएगा। मुझे लेंथ निकालना है तो क्या लिखूंगा मैं? सेलेक्ट लेंथ आरडीबीएमएस फ्रॉम डुअल। क्या देगा वो? 5 देगा वो। फिर अगर मुझे उसको ट्रिम करना है, ट्रिम मतलब क्या करता है? ट्रिम में 2 पार्ट है, एल ट्रिम और आर ट्रिम। एल ट्रिम क्या करेगा? लेफ्ट साइड का स्पेसेस को ट्रिम करेगा। आर ट्रिम क्या करेगा? राइट साइड के स्पेसेस को ट्रिम करेगा। तो ये देखो एबीसी के लेफ्ट साइड में क्या है? स्पेस है ना, तो एल ट्रिम क्या करेगा? आर ट्रिम में भी रहने देना। एल ट्रिम किसको ट्रिम करेगा? एल ट्रिम किसको ट्रिम करेगा? लेफ्ट साइड के स्पेसेस को। आर ट्रिम किसको ट्रिम करेगा? राइट के साइड के स्पेसेस को। मतलब मैंने ये अगर क्वेरी एग्जीक्यूट किया तो मुझे क्या मिलेगा? एबीसी बाद में स्पेसेस। क्या मिलेगा मुझे? एबीसीडी बाद में स्पेस। ये वाला क्वेरी एग्जीक्यूट किया तो क्या मिलेगा? पहले स्पेस एबीसीडी, बाद में स्पेस नहीं रहेगा। समझा ना? फिर लास्ट वाला क्या है? एल पैड। एल पैड क्या करता है? लेफ्ट साइड में पैडिंग करता है। क्या करता है? लेफ्ट साइड में पैडिंग। तो देखो मेरा मेरा कैरेक्टर क्या है? स्काई करके। उसको क्या पैड करना है मुझे? स्टार पैड करना है। कितने कैरेक्टर का? तो स्काई के बाद में कितने स्टार आएंगे? 8। समझा क्या? तो ये एल पैड का काम है। इट रिटर्न्स कैरेक्टर 1 लेफ्ट पैडेड टू द गिवन लेंथ। मतलब अगर मैंने 8 डाला है तो 8 कैरेक्टर उसमें क्या हो जाएगा? पैड हो जाएगा। आर पैड क्या करेगा? आर पैड क्या करेगा? राइट साइड में पैडिंग करेगा। यहाँ पे मैंने स्काई लिखा है, 8 लिखा है और स्टार लिखा है, तो स्काई के बाद 8 स्टार आ जाएंगे। लेफ्ट एल पैड में क्या हो जाएंगे? स्काई के पहले 8 स्टार आ जाएंगे। समझा ना? ये तो तुम्हें कितने याद रखने इसमें से? 4। कोई भी 4 याद रखना है, और ये पक्का आता है, एग्जाम में आता ही है। रिप्लेस क्या करेगा पता है ना? ढूंढेगा और जो भी कैरेक्टर बोला वो रिप्लेस कर देगा। सब स्ट्रिंग क्या करता है पता है ना? उसमें का आधा स्ट्रिंग निकाल के देगा। कॉनकैट क्या करता है? 2 स्ट्रिंग को जोड़ता है। कैर में मैंने जो कैरेक्टर डाला उसका क्या मिलेगा मुझे? रिटर्न अ कैरेक्टर बाइनरी। मतलब मैंने 65 डाला तो 65 का क्या देगा? 65 का ए दे देगा। समझा ना? आस्काई डाला तो क्या देगा? ए का आस्काई वैल्यू मतलब 65। समझा ना? ये दोनों भी याद रखो, एकदम इजी है। कैर के लिए CHR और इसके लिए आस्काई। समझा ना? ये अभी ये क्वेश्चन एकदम इजी है और ये आता है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है क्रिएट सिनोनिम फॉर क्लास टेबल, राइट स्टेप्स टू क्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम मतलब क्या? तुम्हारे घर पे जो तुम्हें नाम देते हैं वो सिनोनिम है तुम्हारे। तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम, तेरा नाम क्या है? कृष्णा ना, घर पे क्या बोलते तेरे को? कृष्णा ही बोलते। ऐसा कैसे? क्या? जादू? तेरे को जादू बोलते? क्या दिनू? तो अगर समझो स्नेहल को घर पे दिनू बोलते हैं, तो दिनू जो है ना, दिनू जो है वो उसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। क्या हो गया? दिनू सिनोनिम।
तो सिनोनिम बेसिकली क्या है पता है क्या? एक चीज को दिया हुआ दूसरा एक नाम, एक चीज को दिया हुआ उसको दूसरा एक नाम, दोनों से आइडेंटिफाई होता है ना ये। मतलब इसको अगर घर पे मतलब दीनू बुलाया तो भी समझेगा, स्नेहल बुलाया तो भी समझेगा, ठीक है ना? दीनू उसका नाम नहीं है क्या? पापा का नाम है क्या? सालो भिखारी लोग। तो सिनोनिम बनाते कैसे, सिनोनिम बनाते कैसे? मतलब ये इजी है और आता है एग्जाम में। कैसे लिखते हैं सिनोनिम? क्रिएट सिनोनिम, जिसके लिए सिनोनिम बनाना है, ठीक है ना? क्रिएट सिनोनिम फॉर क्लास और उसका नाम जो भी सिनोनिम बनाना है। तो ये रॉन्ग लिखा है यहाँ पे, ये राइट है। क्रिएट सिनोनिम, क्रिएट सिनोनिम और सिनोनिम का नाम फॉर जिसका भी जो नाम चाहिए वो, फॉर टेबल नेम। अभी ये जो नाम रहेगा ना, मैं तो इसका एग्जांपल लिखता हूं। समझो अपने टेबल का नाम है स्टूडेंट करके, मुझको मुझको उसका सिनोनिम बनाना है स्टूडेंट नाम का। तो मैं क्या लिखूंगा? क्रिएट सिनोनिम, क्रिएट और रिप्लेस। रिप्लेस कब लिखते हैं अपन? जरूरी नहीं है। अगर रिप्लेस नहीं, क्रिएट लिखा तो नुकसान क्या होगा पता है क्या? खाली अगर होगा तो बनेगा नहीं। क्रिएट और रिप्लेस लिखा तो क्या होगा? होगा तो रिप्लेस हो जाएगा, ये फायदा है उसका। खाली क्रिएट लिखा तो क्या होगा? पहले से ही रहेगा तो रिप्लेस नहीं होगा, एरर देगा वो। तो क्रिएट सिनोनिम स्टूड फॉर स्टूडेंट। तो अभी इससे क्या हो जाएगा? मैंने क्या लिखा? क्रिएट सिनोनिम स्टूड फॉर स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट का जो नाम है वो क्या बन जाएगा? स्टूड भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टूड भी। समझा ना? तो उसको दो नाम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपन, स्टूड से भी और स्टूडेंट से भी। ये रीनेम नहीं है। रीनेम का मतलब क्या रहता है? तुम्हारा तुम्हारा कॉलेज में नाम तुम्हारा राजन था, तुमने जाके साजन करवा दिया, तो हर जगह पे क्या हो जाएगा? साजन हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? रीनेम। पर मेरा घर पे नाम राजन है, मतलब घर पे नाम राजन है, मुझे समझो राज बुलाते हैं, तो ये क्या हो गया? सिनोनिम। मेरे को दो नाम दे दिया, ठीक है ना? रीनेम अलग है। पर नेक्स्ट टाइम से मुझे किस नाम से बुलाएंगे अगर कॉलेज में मैंने नाम चेंज कर दिया तो? जो नाम मेरा है, जो नाम मेरा है, जो मैंने चेंज किया वो। समझा ना? समझा नहीं? तो रीनोम एंड सिनोनिम दोनों डिफरेंट है। ये आता है एग्जाम में, सिनोनिम आता है एग्जाम में, ठीक है? एकदम इजी है, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ PLSQL प्रोग्राम टू डिस्प्ले 10 रिवर्स नंबर यूजिंग फॉर लूप। तो 10 रिवर्स नंबर चाहिए, मतलब 1 to 10 के बदले क्या दिखना चाहिए? 10 to 1। क्या दिखना चाहिए? 10 to 1। यूजिंग क्या करना है अपने को? फॉर लूप। तो ये PLSQL प्रोग्राम है ना, मतलब अभी यहाँ पे मैं दो चीज तुमको बताता हूँ कि PLSQL प्रोग्राम में तुमको एक और क्वेश्चन आता है, राइट दी स्ट्रक्चर ऑफ PLSQL प्रोग्राम। पहला क्वेश्चन क्या आता है? राइट स्ट्रक्चर ऑफ PLSQL प्रोग्राम। तो उसमें क्या लिखोगे? डिक्लेयर, फिर क्या लिखोगे? बिगिन और एंड, और एक सेक्शन रहता है जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो यहाँ पे तीन सेक्शन रहता है PLSQL के प्रोग्राम में, तीन सेक्शन रहता है। एक को बोलते हैं डिक्लेयर, दूसरे को बोलते हैं बिगिन एंड एंड, और उसके बीच में रहता है एक्सेप्शन। कंपलसरी कौन सा सेक्शन है? बिगिन और एंड। कंपलसरी कौन सा सेक्शन है? ऑप्शनल कौन सा सेक्शन है? एक्सेप्शन एंड डिक्लेयर। डिक्लेयर में हम लोग क्या करते हैं? डिक्लेयर में हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या करते हैं हम लोग? वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। डिक्लेयर में क्या करते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। बिगिन एंड में क्या करते हैं हम लोग? एक्चुअल लॉजिक लिखते हैं। बिगिन एंड में क्या लिखते हैं हम लोग? एक्चुअल लॉजिक या कोड लिखते हैं। एक्सेप्शन में हम क्या लिखते हैं? हम एक्सेप्शन में एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। क्या करते हैं एक्सेप्शन में हम? ऑप्शनल कौन से हैं? एक्सेप्शन और डिक्लेयर। कंपलसरी कौन सा है? बिगिन और एंड। अभी ये वाला कोड देख लेते हैं। अभी हम लोग को करना क्या है? 10 से 1 तक, 10 से 1 तक प्रिंट करना है। 10 से 1 तक प्रिंट करना है। तो हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम क्या रखा? आई। फिर नीचे क्या किया हमने? फॉर लूप लिखा। फॉर लूप हमारा चालू कहां से हो रहा है? फॉर आई लिखा है, देखो आई। आई इन 1 to 10 लिखा रहता और ये नहीं लिखा रहता तो क्या करता था? ये 1 से 10 तक प्रिंट करता था। मगर उसको क्या चाहिए? 10 से 1 चाहिए, इसलिए क्या लिख दिया? रिवर्स लिखा। फिर क्या लिखा यहाँ पे? ये फॉर जो है ना, उसके बाद में लूप लिखा है, देखो लूप। क्यों लिखा है लूप? फॉर लूप है इसलिए इसका यही सिंटैक्स है, इसका सिंटैक्स ही यही है। अभी 1 to 10 लिखा ना, तो इसको बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा।
कि पहला बार 1 रहेगा, दूसरी बार 2 रहेगा, तीसरी बार 3 रहेगा, ऐसा बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज भी करेगा। खत्म कब होगा ये? 10 होने के बाद। तो देखो 1 के बाद में देखो 2 डॉट डाला है, तुमने 3 डॉट डाला मतलब रॉन्ग है। इसका सिंटैक्स ही ऐसा है, इसका सिंटैक्स ही ऐसा है। लूप लिख के क्या किया यहाँ पे प्रिंट करने का काम किया। प्रिंट में क्या प्रिंट किया उसने? आई को। यहाँ पे रिवर्स लिखा है तो पहली बार क्या प्रिंट होगा? 10। उसके बाद, समझा ना? अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? 1 to 50 रिवर्स करने के लिए बोल सकते हैं, 1 डॉट डॉट 50 लिखोगे, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। 50 to 60 रिवर्स करने के लिए बोल सकते हैं, तो क्या लिखोगे? 50 डॉट 60, 50 डॉट डॉट 60, बाकी सब सेम रहेगा। समझा ना? ये कुछ डाउट है क्या इसमें? अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आएगा ही आएगा। ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं प्रिविलेजेस। इसको क्या बोलते हैं? प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस पहली बात तो दो दो टाइप के प्रिविलेजेस, दो टाइप के। एक को बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, एक को बोलते हैं सिस्टम प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस कितने टाइप के बोलो? ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस और सिस्टम प्रिविलेजेस। ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस मतलब क्या? ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस मतलब क्या? इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस है। इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। सिस्टम प्रिविलेजेस मतलब क्या? तुमको डीडीएल स्टेटमेंट का प्रिविलेजेस दिया, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। अगर मैंने तुम लोगों को डीडीएल स्टेटमेंट का प्रिविलेजेस दिया तो वो कौन सा प्रिविलेजेस हो जाएगा? सिस्टम प्रिविलेजेस। मैंने तुमको डीएमएल स्टेटमेंट का प्रिविलेजेस दिया तो कौन सा हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। समझ में आया क्या? तो दो टाइप के प्रिविलेजेस है, बोलो कौन से? ऑब्जेक्ट और सिस्टम। ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है? डीएमएल के प्रिविलेजेस आते हैं, और सिस्टम में कौन से आते हैं? डीडीएल के आते हैं। मगर वहां पे एक्सप्लेन भी करना है, वहां पे एक्सप्लेन भी करना है। समझा ना ये? अभी प्रिविलेजेस में दो चीज आता है, प्रिविलेजेस में दो चीज आता है। क्या है वो? ग्रांट और रिवोक। ग्रांट का मतलब क्या है? परमिशन देना। रिवोक का मतलब क्या है? परमिशन लेना। मतलब मैंने तुमको परमिशन दिया कि तुम क्लासेस में आके बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, तो मैंने क्या किया? ग्रांट किया। क्या किया मैंने? फिर मैंने 4 दिन देखा तुम इधर पे आके मोबाइल देख रहे हो, तो मैं क्या कर दूंगा? रिवोक करूंगा। ठीक है ना? तो मैंने ग्रांट भी करके क्या दिया था तुमको? एक क्लासरूम यूज करने के लिए बोला था, और एसी चालू करने के लिए नहीं बोला था। तो तुमने क्या किया? मगर आके इधर पे बैठ के मस्त एसी में हवा ले रहे हो तुम, तो मैं परमिशन क्या करूंगा? मैं रिवोक करूंगा। ठीक है ना? तो अगर मुझे परमिशन देना है तो मैं क्या यूज करूंगा? ग्रांट। कैसे लिखूंगा ग्रांट में? मैं ग्रांट में कैसे लिखूंगा? ग्रांट क्या देना है मुझे? मुझे क्या देना है? मुझे क्या देना है? सेलेक्ट और अपडेट देना है। क्या देना है मुझे? ऑन टेबल का नाम। कौन से टेबल पे देना है? ईएमपी। किसको देना है? यूजर को। ऐसे सेम तुम्हारे केस में मैंने तुमको क्लास 1 का एक्सेस दिया है, किस स्टूडेंट को दिया वो भी डिफाइन करूंगा ना। मैडम को मगर मुझे बोलना है कि खाली जैद को बैठने देना, तो मैं ग्रांट किसको दे रहा हूं? जैद को। किसका दे रहा हूं? C1 का। समझ में आया क्या? तो मैंने वहां पे जैद जो स्पेसिफाई किया वो क्या हो जाएगा? यूजर। और मैंने कौन सा क्लास दिया वो क्या हो जाएगा? मतलब प्रिविलेज हो जाएगा। तो ये एग्जांपल लिख के लो। ग्रांट अभी सेलेक्ट अपडेट के बदले क्या हो सकता है? डिलीट भी हो सकता है, इंसर्ट भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ग्रांट सेलेक्ट कॉमा अपडेट ऑन एम्प्लॉय टू यूजर 1। ये जो परमिशन दिया ये मुझे लेना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? मैं रिवोक यूज करूंगा। रिवोक में क्या लिखूंगा मैं? रिवोक सेलेक्ट अपडेट ऑन ईएमपी फ्रॉम फ्रॉम यूजर 1। अब इसमें एक और चीज रहता है, यूजर बनाते कैसे वो भी पूछते हैं। यूजर 1 बनेगा कैसे वो भी पूछते हैं। तो यूजर 1 कैसे बनेगा? क्रिएट यूजर यूजर 1 आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। ऐसा क्वेरी लिख के लो ना, यूजर क्रिएट करने का क्वेरी लिख के लो। मतलब ग्रांट रिवोक में ये भी पूछते कभी कभी। हाँ, बंद करना है इसी, बाहर से बंद कर दे। क्रिएट यूजर यूजर नेम आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। तो अगर मुझे यूजर बनाना है जैद नाम का, तो मैं क्या लिखूंगा? क्रिएट यूजर जैद आइडेंटिफाइड बाय इसके आगे क्या लिखूंगा? उसका पासवर्ड 1 2 3 4।
तो एक यूजर बन जाएगा इससे, जिसका नाम क्या रहेगा, जैद। उसका पासवर्ड क्या रहेगा, 1234। ये भी पूछते। ग्रैंड रिवोक आएगा ही आएगा। अभी ग्रैंड रिवोक के बदले क्या पूछ लेते पता है क्या, कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन प्रिविलेजेस विथ एग्जाम्पल। तो उसमें भी क्या लिखना है, यही लिखना है, ऑब्जेक्ट वाला भी बताने का। प्रिविलेजेस बोला मतलब ऑब्जेक्ट वाला भी बताने का, कि दो टाइप का रहता है प्रिविलेजेस, कौन सा, सिस्टम और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अभी इसमें यह भी बोल सकते हैं कि कंपनी में प्रिविलेजेस कैसे यूज होता है, सेम वे में। सवाल ही नहीं, कंपनी में अलग वे में यूज होगा क्या, कंपनी में भी क्या करने के लिए काम आएगा, यूजर बनाने के लिए काम आएगा, उसको एक्सेस देने के लिए काम आएगा, और वो भी लिख देने का कैसे यूजर बनेगा। कुछ भी पूछा आंसर सेम रहेगा तुम्हारा, मतलब थोड़ा बहुत वैसा हो सकता है ऊपर नीचे हो, मगर ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अभी ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्कीमा। स्कीमा मतलब क्या, टेबल। टेबल क्या है अपने, डिपॉजिटर और बोरोवर। डिपॉजिटर में कौन से कॉलम है, नाम और अकाउंट नंबर, और बोरोवर में क्या कॉलम है, कस्टमर नेम और लोन नंबर, ठीक है ना। क्या पूछा है फिर, फाइंड कस्टमर नेम हैविंग सेविंग अकाउंट एज वेल एज लोन अकाउंट। तो हम लोग को क्या पता करना है, ऐसा कस्टमर जिसका क्या है, सेविंग अकाउंट भी है और लोन अकाउंट भी है। कैसे पता चलेगा, ज्वाइन करके। कैसे पता चलेगा, ज्वाइन करके, सही बोला मैंने। ऐसा कौन सा ज्वाइन है जो दोनों टेबल से डेटा कॉमन लाके देता है, यूनियन नहीं रे, ज्वाइन मैं बोल रहा हूं। ज्वाइन के टाइप कौन से, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या लाके देता है, दोनों टेबल का कॉमन डेटा। कॉमन लाने के लिए उसको क्या चाहिए रहता है, कॉमन लाने के लिए क्या चाहिए रहता है उसको, एक कॉलम जो दोनों में हो, एक कॉलम जो दोनों में हो, वही चाहिए रहता ना। तो देखो इधर पे वही लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, सेलेक्ट डी डॉट कस्टमर। ये क्यों लिखा है डी बताता हूं। क्या सेलेक्ट किया उसने, कस्टमर नेम सेलेक्ट किया। अभी उसको चाहिए क्या, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्या चाहिए, फाइंड कस्टमर नेम हैविंग सेविंग अकाउंट एज वेल एज लोन अकाउंट। सेविंग अकाउंट का डिटेल कहां पे रहेगा, सेविंग अकाउंट का डिटेल कहां पे रहेगा, डिपॉजिटर में। लोन अकाउंट का डिटेल कहां पे रहेगा, बोरोवर में। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, कस्टमर नेम। तो ज्वाइन किसके बेसिस पे होगा, कस्टमर नेम के बेसिस पे। किसके बेसिस पे होगा, कस्टमर नेम के बेसिस पे। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम डिपॉजिटर डी लिखा है। क्या लिखा है, डिपॉजिटर। इसको बोलते हैं एलियास नेम। इसको क्या बोलते हैं, तो डी क्या हो गया, जैसे जैसे आपने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, अभी मेरे बेटे का नाम रुद्र है, पर घर पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको अलग नाम से बुलाते हैं। दूसरे बेटे का नाम शिवा है, उसको शिपू बोलते हैं। तो शिपू क्या हो गया, एलियास नेम। उसको शिपू बोलेगा तो भी वो सुनेगा, मैंने शिवाय बोला तो भी सुनेगा। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो उसको डिपॉजिटर को नाम मैंने क्या दिया यहाँ पे, डी। बोरोवर को नाम क्या दिया मैंने, बी। अभी इनको मैं ज्वाइन किस बेसिस पे कर रहा हूं, डी का कस्टमर नेम शुड बी इक्वल्स टू बी का कस्टमर नेम। तो यहाँ पे डेटा किसका मिलेगा, जो दोनों में प्रेजेंट है उसका ही नाम मिलेगा। क्या बोल रहा है, मतलब ये दूसरा तरीका है इनर ज्वाइन लिखने का। यहाँ पे तू डायरेक्टली इनर ज्वाइन भी लिख सकता था, बोल 100% चलेगा। यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखने का, सेलेक्ट डी डॉट कस्टमर नेम फ्रॉम डिपॉजिटर इनर ज्वाइन। हाँ वही वही फ्रॉम डिपॉजिट, ऐसा भी लिख सकती है यहाँ पे, डिपॉजिटर डॉट कस्टमर नेम। तो डायरेक्ट कस्टमर नेम लिखा तो भी चलेगा, वो खुद से आइडेंटिफाई कर लेगा। अभी कस्टमर नेम में डी लिखना क्यों जरूरी है पता है क्या, कस्टमर नेम दोनों टेबल में प्रेजेंट है। कस्टमर नेम दोनों टेबल में प्रेजेंट है ना, इसलिए डी लिखा है, नहीं तो लिखने का जरूरत नहीं पड़ता था। कस्टमर दोनों टेबल में प्रेजेंट है ना, तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया किसका कस्टमर नेम का डेटा लेके आएगा, वो डिपॉजिटर का। तो फ्रॉम फ्रॉम डिपॉजिटर इनर ज्वाइन, वहां पे कैसे लिखते हैं हम लोग, इनर ज्वाइन बोरोवर ऑन लिखते हैं, फिर वेर लिखते हैं क्या वहां पे, नहीं ऑन। और सेम चीज लिखते हैं इसी, डी डॉट डिपॉजिटर इक्वल्स टू, मतलब ये सेम रहता है। अभी दूसरा क्या पूछा है, फाइंड कस्टमर नेम हैविंग लोन अकाउंट बट नॉट हैविंग सेविंग अकाउंट। अब ये देखो ये क्या है, क्या पूछा क्वेश्चन, क्या बोला उसने, ऐसा तो लोन में डेटा रहना चाहिए, सेविंग में डेटा नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा कौन सा क्वेरी है जो लोन का डेटा पूरा लाएगा, सेविंग का नहीं लाएगा। नहीं नहीं, ये लेफ्ट ज्वाइन है ना भाई, लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा
राइट टेबल का खाली कॉमन, जो कॉमन नहीं रहेगा वो नहीं लाएगा। तो 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 देखो यहाँ पे सेलेक्ट डी डॉट कस्टमर नेम फ्रॉम डिपॉजिटर, रॉन्ग लिखा है। यहाँ पे लिखा है ना, माइनस लिखा है ना। अभी लेफ्ट लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या देता है तुमको? लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या देता है? अभी समझो ये टेबल है, इनर ज्वाइन क्या देता है? ये वाला डेटा, सही कि नहीं? लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या देता है? ये पूरा डेटा। पर हमको क्या चाहिए अभी? हमको क्या चाहिए? यहाँ पे क्या बोला है? हमको क्या चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे हमको क्या चाहिए पता है क्या? लोन में जिसका डेटा हो और किस में ना हो? सेविंग में ना हो। सेविंग में ना हो मतलब वो क्या करना चाहिए? ये पूरा डेटा नहीं चाहिए हमको, खाली कितना चाहिए? इतना चाहिए। ये समझो लोन है, मैं यहाँ पे दिखाता हूं, लोन है और कौन सा है? सेविंग करके। तो हमको हमको कॉमन वाला डेटा चाहिए ही नहीं जो दोनों में है। हमको क्या लिखा चाहिए? जो लोन में है और किस में नहीं है? सेविंग में नहीं है। तो माइनस क्या करता है? माइनस माइनस करके हम लोग ने एक चीज पढ़ा, वो क्या करता है? सेट डिफरेंस क्या करता है? एक साइड का वैल्यू कंसिडर करेगा, दूसरे साइड का कॉमन वाला उसमें नहीं रहता है, अनकॉमन वाले ही खाली आते हैं, ठीक है ना? तो वही यहाँ पे किया है। तो सेलेक्ट बी डॉट कस्टमर फ्रॉम बोरोवर माइनस माइनस सेलेक्ट बी डॉट कस्टमर फ्रॉम डिपॉजिटर। अभी यहाँ पे क्वेरी ये क्या लिखा है? ये जो कॉमन है उनको निकालने के लिए लिखा है। बी डॉट कस्टमर शुड बी डी डॉट कस्टमर नेम शुड बी इक्वल्स टू बी डॉट कस्टमर नेम। ये जो कॉमन वाले उनको निकालने के लिए लिखा है, ठीक है ना? क्या हुआ सर? ये वाला एसी बंद किया था। देखो ये बंद करना था, वो बंद करके है क्या? ये चालू है। दूसरा कोई रहेगा? कोई नहीं रहेगा उधर। तूने कुछ अलग रहेगा किया, समझा ना? ये माइनस क्या करता है पता है? एक टेबल में जो पूरा डेटा ना उसमें से अनकॉमन वाले निकाल देता है। अनकॉमन वाले निकाल देता है। तो मेरे को बोरोवर में से सब चाहिए। बोरोवर पहला क्यों रखा है यहाँ पे? बोरोवर पहला क्यों रखा है यहाँ पे? क्योंकि लोन का पूरा डेटा चाहिए। लोन में से क्या निकालना है अपने को? जिसका डेटा सेविंग में है। तो देखो ये डिपॉजिटर में मतलब सेविंग अकाउंट का डेटा। तो माइनस किसको किया? डिपॉजिटर को किया। अगर इसका उल्टा बोला रहता कि जिसका डेटा मुझे वैसा डेटा चाहिए जो जिसका सेविंग अकाउंट है मगर लोन अकाउंट नहीं है। पर बोरोवर का क्वेरी लिख के कैसे मिलेगा? मुझे क्या चाहिए कि ऐसा ऐसे लोग जिनका लोन में प्रेजेंट है मगर सेविंग में नहीं प्रेजेंट है। सेविंग में नहीं प्रेजेंट है वो कैसे मिलेगा तेरे को? वही सेट डिफरेंस है ना, माइनस मतलब सेट डिफरेंस है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी ये क्वेश्चन आता है, अभी ये क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन जैसा पूछ सकते हैं, मतलब दो तीन अलग वे में पूछ सकते हैं। पहले क्या पूछ सकते हैं? एक्सप्लेन सीक्वेंस विद एग्जांपल। एक्सप्लेन एक्सप्लेन वे टू क्रिएट सीक्वेंस एंड ड्रॉप सीक्वेंस। नहीं तो ऐसे बोल सकते, क्या बोला इधर पे? क्रिएट सीक्वेंस फॉर डिपार्टमेंट टेबल एंड ऑल्सो अल्टर क्रिएटेड सीक्वेंस। तो क्या बनाना है अपने को? एक सीक्वेंस बनाना है, किसके लिए? डिपार्टमेंट टेबल के लिए। फिर उसको क्या करना है? अल्टर करना है, ठीक है ना? तीनों का आंसर क्या रहेगा? सेम। तो सीक्वेंस बनता कैसे? सीक्वेंस बनता कैसे? क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम। क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम। स्टार्ट विथ मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, साइकिल नो साइकिल, कैश नो कैश। नहीं, साइकिल नो साइकिल भी लिख सकते हो, कैश नो कैश भी लिख सकते हो, ठीक है ना? दोनों लिखने का जरूरत नहीं है, दोनों ऑप्शनल है। अगर तुमने कैश लिखा तो नो कैश लिखने का जरूरत नहीं है, तुमने साइकिल लिखा तो नो साइकिल लिखने का जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू तक लिखा तो भी चल जाएगा, ठीक है ना? ये समझा ना? ये अभी अल्टर करने को बोला है, तो अल्टर कैसे करोगे? पहले
पहले मेरा मैक्स वैल्यू क्या था? 100 था। अब क्या किया? अल्टर अल्टर सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम क्या है? मैक्स वैल्यू क्या कर दिया है? 1500 कर दिया है। समझा ना? ये ड्रॉप करना रहेगा सीक्वेंस तो क्या लिखेंगे? ड्रॉप सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम। इंडेक्स ड्रॉप करना रहेगा तो क्या लिखेंगे? ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम। समझा ना? व्यू ड्रॉप करना है तो क्या लिखेंगे? तो ये सब जगह लिख देने का। ड्रॉप वाला जो क्वेरी है वो हर जगह लिख देने का। सीक्वेंस पूछा, व्यू पूछा, इंडेक्स पूछा, स्टोर प्रोसीजर पूछा, फंक्शन पूछा, कहीं पे भी लिख देने का। समझा ना? ये क्या आता है एग्जाम में। अभी सीक्वेंस में एक और चीज है, सीक्वेंस में एक और चीज है जो तुमको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट वैल और करंट वैल करके रहता है। नेक्स्ट वैल और कर वैल करके रहता है। नेक्स्ट वैल कहां पे यूज होता है पता है? अभी ऐसा भी पूछते हैं कि जो सीक्वेंस बना है ना उसका डेटा स्टूडेंट टेबल में डाल दो। जो सीक्वेंस बना है उसका डेटा स्टूडेंट टेबल में डाल दो। तुम्हें कुछ अलग करने का जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे वहां पे? मेरे मेरे टेबल का नाम क्या है यहाँ पे? डिपार्टमेंट। उसमें सीक्वेंस का नाम क्या है? DPTID। तो मुझे डिपार्टमेंट टेबल में सीक्वेंस डालना है, सीक्वेंस का डेटा डालना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट। समझो डिपार्टमेंट टेबल में दो ही कॉलम है, डिपार्टमेंट का आईडी और डिपार्टमेंट का नाम। तो मैं क्या लिखूंगा? इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट। फिर क्या लिखूंगा यहाँ पे? वैल्यूज। इसके ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं? मेरे सीक्वेंस का नाम क्या है? तो मैं यहां पे लिखूंगा DEPTID कॉम डॉट नेक्स्ट। अंडरस्कोर वैल रहता है कि क्या रहता है? नेक्स्ट अंडरस्कोर वैल रहता है कि क्या रहता है? देखो एक बार। कॉमा IT। डॉट तो रहता है, नेक्स्ट अंडरस्कोर वैल है, नेक्स्ट वैल है। तो देखो मैंने यहां पे क्या डाला? इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज डिपार्टमेंट डॉट आईडी डॉट नेक्स्ट वैल लिखा था। अब इसके इससे क्या होगा पता है क्या? अगर मेरा पहली बार ये इंसर्ट हो रहा है तो डिपार्टमेंट नंबर क्या मिलेगा उसको? 1 अपने आप। नेक्स्ट बार इंसर्ट होगा तो क्या मिलेगा? 2। उसके बाद इंसर्ट होगा तो यहाँ पे मैंने कहीं पे डाला है क्या 1 2 3 4? ये किसके वजह से मिल रहा है उसको? सीक्वेंस के वजह से और उसके नेक्स्ट वैल के वजह से। नेक्स्ट वैल का मतलब क्या है? अपने आप नेक्स्ट वैल्यू आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट वैल के बदले मैंने कर वैल यूज किया रहता तो क्या मिलता था मेरे को? करंट वैल्यू जो है, करंट वैल्यू जो है, अगर समझो मैंने लास्ट इंसर्ट जो किया है ना वो 2 है तो कर वैल में क्या मिलता था? 2। पर यहाँ पे कर वैल डालना चाहिए क्या? यहाँ पे हमेशा क्या डालना चाहिए? नेक्स्ट वैल। उससे क्या मिलेगा? नया वाला वैल्यू, नया डिपार्टमेंट आईडी मिलेगा ना। कर वैल लिखा तो क्या होगा? सेम डिपार्टमेंट आईडी मिलेगा। समझा ना? ये दोनों लिख लो। नेक्स्ट वैल और कर वैल क्या रहता है? नेक्स्ट वैल इज यूज टू गेट नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ सीक्वेंस, और कर वैल इज यूज टू गेट करंट वैल्यू ऑफ करंट वैल्यू ऑफ सीक्वेंस। ये दोनों लिख लो। कर वैल है कि क्या है? कर वैल ही है। नेक्स्ट वैल और कर वैल है। ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, 100% आएगा सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है ना? थोड़ा घुमा के आएगा मगर पक्का आएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी 100% आएगा ट्रिगर के ऊपर। इसके बाद 2 3 टॉपिक और है वो करते हैं फिर छोड़ता हूं। आगे बढ़े क्या? हाँ, कल बोलता हूं ना, रहेगा वैसे, रहेगा। समझा क्या? क्या लाइव भी रहेगा? तुम लोग लाइव बैठो मगर तुम लोग थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो मुझे ऐसा लगता है। लाइव बैठते जाओ। लाइव में क्या होता है पता है क्या? कुछ लोग वैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट रहता है, जो शायद अपन ने कवर नहीं किया है। तो तुम लोग ये लेक्चर्स भी बैठो, लाइव भी बैठो। लाइव भी रहेगा कल, नहीं तो परसों से लाइव चालू होगा। एग्जाम कब है तुम्हारा? 17 को है ना? बड़ा एक लाइव रहेगा जिसके अंदर सब कुछ कवर कर लेंगे। हाँ, हाँ, मतलब अभी कोई ऑप्शन नहीं है, शिवम सर अवेलेबल नहीं है, मुझे ही लेना पड़ेगा। हाँ, नहीं उनका ऑफिस रहता है ना तो अवेलेबल नहीं है। सैटरडे संडे अवेलेबल रहते हो।
तो अभी देखो इधर, लीस्ट टाइप्स ऑफ ट्रिगर। सर का चाहिए तो लेक्चर में रखवाता हूं मैं बोल के नहीं नहीं सर, आईपीएल वाले कंपनी में ही काम करते हैं, जो आईपीएल का डेटा हैंडल करता है, तो उनको बहुत प्रेशर है अभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, लीज द टाइप्स ऑफ ट्रिगर, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट ट्रिगर विद एग्जांपल। ट्रिगर क्या रहता है पता है क्या? ट्रिगर क्या रहता है कि हाँ मतलब अगर समझो तुम लोग बहुत मस्ती कर रहे हो तो क्या होगा, मैं ट्रिगर हो जाएगा और मैं गुस्सा करेगा, ठीक है ना, हाइपर नहीं होएगा मैं मैं ट्रिगर हो जाएगा और मैं गुस्सा करेगा। तो मैं ट्रिगर क्यों हुआ? तुम्हारे एक्शन के बेसिस पे, तुम्हारे एक्शन के बेसिस पे ट्रिगर भी ऐसे ही काम करता है। ट्रिगर कब ट्रिगर होता है? किसी एक पर्टिकुलर एक्शन के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर एक्शन के ऊपर। ये एक्शन क्या हो सकता है? ये एक्शन क्या हो सकता है? ये एक्शन हो सकता है इंसर्ट अपडेट डिलीट का। ये एक्शन क्या हो सकता है? इंसर्ट अपडेट डिलीट का। ट्रिगर कब फायर होगा? इंसर्ट अपडेट डिलीट पे। कब फायर होगा? पहले फायर होगा कि बाद में फायर होगा, ये भी मैं बता सकता हूं। मैं ट्रिगर कब फायर होगा ये भी बता सकता हूं, पहले फायर होगा या बाद में फायर होगा। ट्रिगर दो, बेसिकली यहाँ पे चार टाइप दिया, मगर एक्चुअली देखोगे तो दो ही टाइप का ट्रिगर। एक को बोलते हैं रो लेवल, दूसरे को बोलते हैं स्टेटमेंट लेवल। रो लेवल ट्रिगर मतलब क्या रहता है पता है क्या? रो लेवल ट्रिगर मतलब क्या रहता है पता है क्या? अगर समझो मैं एक अपडेट क्वेरी फायर कर रहा हूं, मैंने लिखा अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी इक्वल्स टू कल्याण, तो क्या हो जाएगा? मैंने बोला अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी इक्वल्स टू कल्याण, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्टूडेंट में 10 रिकॉर्ड है, मैंने लिखा अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी इक्वल्स टू कल्याण, तो क्या हो जाएगा? सब स्टूडेंट का सिटी क्या हो जाएगा? कल्याण। हर एक स्टूडेंट का कल्याण हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितने रो इफेक्ट हुए? 10। कितने रो इफेक्ट हुए? तो ट्रिगर कितनी बार फायर होगा पता है क्या? 10 बार। कितनी बार फायर होगा? 10 बार। अगर मैंने कौन सा ट्रिगर यूज किया तो? रो लेवल ट्रिगर यूज किया तो, रो लेवल ट्रिगर यूज किया तो ट्रिगर कितनी बार फायर होगा? जितने रो इफेक्ट हुए उतनी बार। मैंने स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर यूज किया, भले मेरे 10 रो इफेक्ट हुए, मगर ट्रिगर कितनी बार फायर होगा? एक बार। तो रो लेवल ट्रिगर कितनी बार फायर होता है? जितने रो इफेक्ट होते हैं उतनी बार। स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर कितनी बार फायर होता है? एक ही बार। कितने भी रो इफेक्ट होने दो, कितनी बार फायर होगा? एक बार। नेक्स्ट ट्रिगर को क्या बोलते हैं? बिफोर ट्रिगर। बिफोर ट्रिगर मतलब क्या? इंसर्ट अपडेट डिलीट होने से पहले फायर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? बिफोर। इंसर्ट अपडेट डिलीट के बाद जो फायर होगा उसको क्या बोलेंगे? आफ्टर ट्रिगर। तो ये चार टाइप के ट्रिगर है, कौन से बोलो? रो लेवल, स्टेटमेंट लेवल, बिफोर और आफ्टर। ट्रिगर का सिंटैक्स कैसा है? ट्रिगर का सिंटैक्स कैसा है? क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर का नाम। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर का नाम। बिफोर या आफ्टर, बिफोर या आफ्टर। उसके बाद में क्या? इंसर्ट अपडेट और डिलीट। ऑन, ऑन टेबल का नाम, ऑन टेबल का नाम। क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम। क्रिएट टेबल, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम। बिफोर या आफ्टर। उसके बाद में इंसर्ट अपडेट डिलीट, ऑन टेबल का नाम। फिर उसके बाद में क्या? रेफरेंसेस। अभी रेफरेंसेस, रेफरेंस ओल्ड एज न्यू, मतलब ये ठीक है। अभी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, क्या है? या तो वो फॉर ईच रो हो सकता है, या तो वो फॉर ईच रो का भी लिखेंगे, फॉर ईच रो का भी लिखेंगे। जब भी मैं रो लेवल ट्रिगर लिख रहा हूं तो फॉर ईच रो कब लिखेंगे? जब मैं रो लेवल ट्रिगर लिख रहा हूं। तो ये कितनी बार फायर होगा? जितने रो होंगे उतनी बार। अगर मैंने फॉर ईच रो नहीं लिखा, मतलब कौन सा ट्रिगर बन गया ये? स्टेटमेंट लेवल। कौन सा बन गया ये? स्टेटमेंट लेवल। समझा ना ये? तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो, एक ना प्रीडिफाइंड, एक प्रीडिफाइंड ये है, एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है जिसको क्या बोलते हैं? न्यू और ओल्ड। न्यू और ओल्ड बोलते हैं। अभी यहाँ पे कर क्या रहे? समझो मेरे को कोई डेटा अपडेट करने का, पहले जो उसका वैल्यू है ना, समझो समझो एक स्टूडेंट है, उसका फीस 30,000 है। अभी मैडम ने क्या किया? वो 30,000 के फीस को 25,000 कर दिया, 5,000 जो है वो घापची मार लिया। तो तो ये जो मैम ने 30,000 को 25,000 कर दिया, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि पहले 30,000 था और अभी 25,000 हो गया? तो मैं ये दो चीज यूज करेगा। क्या यूज करेगा मैं? ये दोनों का वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर करेगा। न्यू डॉट सैलरी क्या रहेगा?
जो मैं अपडेट कर रहा हूं वो वाला वैल्यू। ओल्ड डॉट सैलरी क्या रहेगा, जो पहले से ही है वो वाला। समझ में आया क्या? इससे फायदा क्या होगा? बेसिकली ट्रिगर क्यों चाहिए पता है क्या? ट्रिगर ना रिकॉर्ड कीपिंग के लिए काम आता है, या ये आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है कि कुछ झोल तो नहीं हुआ है। वो बेसिकली लॉग करने के लिए काम आता है, मतलब हर एक जो एक्टिविटी तुम कर रहे हो ना उसका लॉगिंग करता है वो। तो तुमने अगर कुछ भी डिलीट किया तो वो क्या करेगा, जो डिलीट किया ना उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं स्टोर कर देगा। तुमने कुछ अपडेट किया तो पुराना वाला डेटा क्या था, नया क्या था, वो कहीं ना कहीं डाल देगा। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर किसी को वेरीफाई करना है। अभी मैं इसका सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अभी हम लोग का एक क्लाइंट है जिनका जिनका मंदिर है, वज्रेश्वरी टेम्पल सुना है क्या? वज्रेश्वरी मंदिर पता है ना? वो लोग हम लोग के क्लाइंट है, वो लोग हमारा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बिलिंग का। तो वो लोग बिल बनाते हैं, जो भी डोनेशन आता है उसका। तो डोनेशन में क्या हुआ है पता है क्या, 8,000 का डिफरेंस है। मतलब उन्होंने बिल जब भी बनाया था तभी 8,000 ज्यादा था, अभी 8,000 कम दिख रहा है। तो क्या किया रहेगा किसी ने, जिसने झोल किया रहेगा उसने क्या किया रहेगा, पहले बिल बनाते वक्त एक्चुअल अमाउंट डाला रहेगा, क्योंकि वो बिल देना पड़ता है, डोनेशन जिसने दिया ना उसको देना पड़ता है। बाद में क्या किया रहेगा, उसी बिल को एडिट करके अमाउंट को अपडेट किया रहेगा। सही कि नहीं? तो अपडेट किया तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या अपडेट हुआ है? अगर मैंने ये रखा है कि ओल्ड डेटा क्या था और न्यू डेटा क्या था, तो मुझे समझेगा ना, नहीं तो समझेगा क्या? तो ये कब हो सकता है, अगर मैंने ट्रिगर यूज किया तो ही हो सकता है। तो ट्रिगर क्या करेगा, जब भी अपडेट होगा तभी क्या करेगा, न्यू डेटा और ओल्ड डेटा दोनों को स्टोर करके रखेगा। समझा क्या? जब भी अपडेट करेंगे, जब भी डिलीट करेंगे, डेटा को स्टोर करके रखेगा। मेन ट्रिगर का काम यही रहता है। जो भी इंसर्ट अपडेट डिलीट हो रहा है ना, तो उसका उसका रिकॉर्ड प्रॉपरली रखो, उसके लिए काम रहता है। ठीक है ना? उससे बाद में ट्रैकिंग हो सके, किसी ने कुछ झोल तो नहीं किया है, किसी ने कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट किया। समझो किसी ने डेटा डिलीट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था, वो डेटा क्या था वो पता करना है, तो कैसे पता चलेगा? ट्रिगर में लिखा रह सकता है। ट्रिगर ट्रिगर क्या करेगा, एक दूसरे टेबल में डेटा डाल देगा, ये टेबल से डिलीट करके। तो ट्रिगर में क्या करना है वो कौन डिसाइड करता है, डेवलपर या तुम? समझा क्या? तो ये हम लोग क्वेरी देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। तो यहां पे लिखा है क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर। ट्रिगर का नाम क्या है, डिस्प्ले सैलरी चेंज। मतलब ये बेसिकली क्या डिस्प्ले करेगा, जो सैलरी अपडेट हो गया वो डिस्प्ले करेगा। ये कब फायर होगा, बिफोर डिलीट और इंसर्ट और अपडेट, मतलब ये तीनों पे फायर होगा। कोई एक लिखो तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कब फायर होगा, तीनों तीनों में से कुछ भी हुआ तो फायर होगा। तीनों में से कुछ भी हुआ तो ये फायर होगा। कितनी बार फायर होगा, हर एक रो के लिए फायर होगा। मतलब अगर अगर मैंने एक जन का सैलरी अपडेट किया तो कितनी बार फायर होगा, एक बार। मैंने 10 लोग का सैलरी अपडेट किया तो कितनी बार फायर होगा, 10 बार। कब फायर होगा, जब मैं किस में अपडेट कर रहा हूं, कौन से टेबल में अपडेट कर रहा हूं, कस्टमर टेबल पे। कब फायर होगा ये, कस्टमर टेबल पे अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं तो ही फायर होगा, नहीं तो फायर नहीं होगा। अभी यहाँ पे डिक्लेयर में क्या लिखा हुआ है, एक वेरिएबल लिया जिसका नाम क्या है, सैलरी डिफ करके, सैलरी डिफ करके, जिसका डेटा टाइप क्या रखा है, नंबर। फिर बिगिन में क्या लिखा, सैलरी डिफ इक्वल्स टू क्या है, न्यू डॉट सैलरी। न्यू सैलरी मतलब क्या रहेगा, न्यू सैलरी मतलब क्या रहेगा, अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो न्यू सैलरी हमेशा क्या रहेगा, इंसर्ट के टाइम पे ओल्ड सैलरी रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अपडेट के टाइम पे रहेगा, इंसर्ट के टाइम पे ओल्ड सैलरी रहेगा क्या? मैं क्या बोला, समझा क्या? इंसर्ट कर रहा हूं मतलब नया रिकॉर्ड आ रहा है ना, तो वहां पे ओल्ड कुछ नहीं रहेगा, अपडेट में रहेगा, अपडेट में रहेगा। तो अगर मैं अपडेट कर रहा हूं तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर समझो मैं मैं एक स्टूडेंट, मतलब एक जन का सैलरी जो है वो 50,000 है, उसको मैं अपडेट करके 70,000 कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, मतलब न्यू सैलरी में क्या आएगा, अपडेट करके मैं 70,000 कर रहा हूँ, यहाँ पे 50,000 आ जाएगा ओल्ड सैलरी में, न्यू मैंने क्या किया 70,000। डिफरेंस में क्या आएगा, 70 माइनस 20 करेंगे तो डिफरेंस में क्या आएगा, 20,000। नहीं समझा क्या? एक एक एम्प्लॉई है जिसका सैलरी 50,000 है, उसको मुझे क्या करना है, 70,000 करना है। तो न्यू सैलरी में क्या मिलेगा मुझे, 70। उसके ही ओल्ड सैलरी में क्या मिलेगा मेरे को, 50। डिफरेंस में क्या आ जाएगा अपने आप, 20,000 आ जाएगा। ठीक है ना? अभी यहाँ पे क्या किया, ओल्ड सैलरी क्या था उसको क्या कर दिया, प्रिंट। न्यू सैलरी क्या था उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। डिफरेंस क्या था उसको क्या किया, प्रिंट कर दिया। ये नहीं भी करते तो भी चलता था, एक भी प्रिंट करते तो भी चल जाता था। लास्ट में क्या किया, उसको पूरे को एंड किया, मतलब बिगिन बिगिन जो चालू किया था उसको एंड किया। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं पता है क्या, यहाँ पे अगर मैं सैलरी अपडेट कर रहा हूँ
तो पुराना सैलरी क्या है, नया सैलरी क्या है और अपडेटेड सैलरी क्या है वो बता रहे। ट्रिगर ऐसे कुछ भी कर सकता है, ट्रिगर ऐसे कुछ भी कर सकता है, ट्रिगर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे ऊपर रहता है। ट्रिगर में क्या लिखना है वो किसके ऊपर रहता है, डेवलपर के ऊपर रहता है क्या लिखना है। ये वाला पार्ट कॉमन रहेगा, इसके नीचे वाला पार्ट कॉमन नहीं रहेगा, समझा ना। ये समझा क्या कुछ, समझा क्या ट्रिगर कुछ। ये आता है 100% आता है, 100% मतलब 100% आएगा, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, पक्का आएगा। स्टार मार्क करो इसको, रट्टा मारो एग्जाम्पल को और लिखो एग्जाम में, आएगा ही आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या है ये, एसिड प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी में क्या रहता है, भेजता हूं ग्रुप में पीडीएफ भेजता हूं बेटा। क्या पूछा है, डिस्क्राइब एसिड प्रॉपर्टी। तो एसिड प्रॉपर्टी क्या रहता है, किसी को पता है क्या। ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांजैक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी को एसिड प्रॉपर्टी बोलते हैं। सो ट्रांजैक्शन का अगर प्रॉपर्टी देखोगे ना तो 4 प्रॉपर्टी है। क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिसिटी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या, ट्रांजैक्शन होना चाहिए तो पूरा होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। अब इसका हम लोग ने सिंपल एग्जांपल देखा कि मेरे को जो पैसा आया था वो क्या होना चाहिए था, या तो मेरे अकाउंट में आना चाहिए था, नहीं तो क्या होना चाहिए था, उसके अकाउंट में जाना चाहिए था। मैं दोनों नहीं हुआ है। मैं वो लोग को भी मेल डाला, मेरे क्लाइंट को भी मेल डाला कि सर जो रेमिटेंस है वो रिटर्न गया है, आपके अकाउंट में आया क्या चेक करो। वो बोलता नहीं है। तो ये एटॉमिसिटी का प्रॉपर्टी फुलफिल हुआ क्या, नहीं हुआ। मतलब बैंक की तरफ से अभी तक फेल हुआ नहीं है ट्रांजेक्शन। फेल होगा तो ही रोल बैक होता है ना, फेल होगा तो ही रोल बैक होता है ना, नहीं तो रोल बैक होता है क्या। सक्सेसफुल हो गया तो क्या होता है, कमिट होता है, और फेल हुआ तो क्या होता है, रोल बैक होता है। समझ में आया क्या। तो इसको एटॉमिसिटी बोलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अभी मेरा जो ट्रांजैक्शन है उसके केस में कंसिस्टेंसी भी मेंटेन नहीं है। क्यों नहीं मेंटेन्ड है, उसके अकाउंट से पैसा निकला है, मेरे अकाउंट में पहुंचा है क्या, नहीं पहुंचा है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी कब होगा, या तो उसके अकाउंट में आ जाए या तो मेरे अकाउंट में आ जाए, तभी कंसिस्टेंसी होगा, नहीं तो कंसिस्टेंसी नहीं होगा। अभी ये लोग भिखारी लोग ने क्या किया वो भी बताता हूं। एक्सिस बैंक ने बोला कि 25 पाउंड हम लोग काटेंगे और उनको 175 भेजेंगे। तो यहां पे भी कंसिस्टेंसी होगा। क्यों, क्योंकि उसने भेजा कितना था, 200 पाउंड, 400 पाउंड भेजा था। 200 पाउंड का उनको पता चला है, 200 पाउंड का उनको पता भी नहीं है कि कहां पे। तो 200 पाउंड में से एक्सिस बैंक ने क्या बोला कि मैं 25 पाउंड डिडक्ट करूंगा और उनको कितना भेजूंगा, 175। तो अगर उनको 175 मिल गया तो भी कंसिस्टेंसी हो जाएगा। उसके उसके केस में क्या रहेगा, कंसिस्टेंसी है क्या, उसको क्या लगेगा 25 पाउंड कहां गया, उसको कब समझेगा कि 25 पाउंड डिडक्ट हुआ है, मैं बताऊंगा तो फिर कंसिस्टेंसी होगा ना। तुम समझ रहे हो क्या, एक अकाउंट से जब पैसा निकलता है ना तो दूसरे के अकाउंट में गया तो कंसिस्टेंसी है। एक अकाउंट से निकला दूसरे के अकाउंट में नहीं गया, बीच में ही है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। एक अकाउंट से निकला दूसरे के अकाउंट में गया, उसके बीच में और एक दो जन को दिया, फिर भी टोटल सेम आ रहा, तो भी कंसिस्टेंसी है। समझा ना। मतलब बेसिकली कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, मतलब तुमने तुमने तुम्हारे तुम्हारे पास 100 रुपया था, तुमने दोस्त को 50 रुपया दिया, तो दोस्त का बैलेंस क्या होना चाहिए, 50 से बढ़ना चाहिए। तुम्हारा बैलेंस क्या होना चाहिए, 50 से कम होना चाहिए। तुम अगर दोनों का टोटल मिलाओगे तो क्या होगा, सेम अमाउंट। ट्रांजैक्शन के पहले भी दोनों का टोटल सेम था, ट्रांजैक्शन के बाद भी दोनों का टोटल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अगर सेम है मतलब कंसिस्टेंट है, नहीं है मतलब क्या है, कंसिस्टेंट नहीं है। इसका ये सिंपल एग्जांपल है, ए है बी है, इसके पास 50 रुपए, इसके पास 100 रुपए। इसने इसको 50 रुपए दिया तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, 0, और इसका क्या हो जाएगा, इसका 150 हो जाएगा। इसका टोटल निकालोगे तो भी 150 होगा, इसका टोटल निकालोगे तो भी 150 होगा। सही कि नहीं, तो कंसिस्टेंट है। अगर इसका टोटल 50 रहा और इसका टोटल 150 रहा तो फिर कंसिस्टेंट है क्या, नहीं है। समझा ना, इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। थर्ड जो है वो आइसोलेशन है। आइसोलेशन का मतलब क्या, दो ट्रांजैक्शन एक साथ चल रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। जैसे अक्षय सर उधर पे लेक्चर ले रहे हैं, मैं इधर पे लेक्चर ले रहा हूं, दोनों लेक्चर एक साथ चल रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। अगर नहीं किया तो क्या बोलेंगे इसको, आइसोलेशन। और दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, दोनों क्या चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली, तो इसको आइसोलेशन बोलते हैं। दो ट्रांजैक्शन एक साथ चल रहे हैं,
दोनों एक दूसरे को अगर इंटरफेयर नहीं कर रहे तो क्या है? आइसोलेशन है। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या? अगर एक ट्रांजैक्शन चल रहा है और हमारा डेटाबेस फेल हो गया तो कितना जल्दी रिकवर करता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरेबिलिटी। मेरा डेटाबेस चल रहा है, एक ट्रांजैक्शन चल रहा है और डेटाबेस फेल हो गया तो कितना जल्दी रिकवर होगा, उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर छोड़ता हूं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, रट्टा मार लोगे? थैंक यू। आप लोगों को कुछ डाउट है क्या बच्चों? आप लोगों को कुछ डाउट है क्या? क्या हो गया? डाउट है क्या? देखो, कुछ डाउट है तो प्लीज चैट में डालो। सो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का मैं बताऊंगा। प्लीज नेक्स्ट लेक्चर भी बैठिए और मेक श्योर करिए कि जो आपका टॉपिक है वो कवर हो जाएगा।